हेलो एवरीवन। आज हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास का एजेंडा मैं अभी शुरू में डिस्कस कर दूंगा तुम्हारे साथ कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या टॉपिक्स होगा, कैसे होगा। मैंने ये देखा है कि कोई भी क्लास के पहले ही ये क्लैरिटी रहना चाहिए कि आज ये हो रहा है। उससे क्या है ना, दिमाग बहुत पहले से प्रिपेयर्ड रहता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने के पहले पिछले क्लास का, फर्स्ट क्लास का, मैं एक हल्का सा तुमको ब्रीफ रिविजन देना चाहता हूँ। बेसिक कंसेप्ट में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है अब तक। ये रहे टोटल 14 टॉपिक्स। वी हैव कवर्ड 6 टॉपिक्स। इंट्रोडक्शन में मैंने तुमको ये सिखाया था कि इनकम टैक्स हम लोगों के ऊपर इंपोज करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहां से आया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल नंबर 246, 265, 7th शेड्यूल, लिस्ट 1, एंट्री 82। दैट वाज इंट्रोडक्शन। सेकंड, ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। इसमें हमने सीखा था कि इनकम टैक्स के 5, इनकम टैक्स जो पूरा कानून है उसके 5 कंपोनेंट्स हैं। एक्ट होता है जो 1961 का है, रूल्स है 1962 का। फिर इसके अलावा और छोटे छोटे चीजें होती हैं जैसे नोटिफिकेशंस एंड क्लैरिफिकेशन हो गया, बजट हो गया, कोर्ट डिसीजंस हो गए। तीसरा, इनकम टैक्स का प्रोसेस सीक्वेंस। ये मैंने कॉपी में अपना पर्सनल एग्जांपल लेकर तुमको समझाया था और बुक से भी डिस्कस किया था कि प्रीवियस ईयर में हम लोग इनकम अर्न करते हैं और एडवांस टैक्स सरकार को दे देते हैं। अगले साल, जिसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है, उसमें हम अपनी एग्जैक्ट टोटल इनकम एंड टोटल लायबिलिटी, तितली TITL, टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं और अपना रिटर्न सरकार के पास जमा करते हैं। जो भी डिफरेंस है वो या तो हमें पे करना है या हमें रिफंड मिल जाएगा सरकार से। चौथा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। भारत सरकार के अंदर एक मिनिस्ट्री है जिसे हम कहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसके अंदर एक विभाग है जिसे कहते हैं CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। वही इनकम टैक्स को पूरा मैनेज करता है। 5, हेड्स ऑफ इनकम वर्सेस सोर्स ऑफ इनकम। सोर्सेज ऑफ इनकम तो बहुत सारे हैं जिससे लोग कमाते हैं। एनी एक्टिविटी और एनीथिंग बाय विच यू अर्न इनकम इज अ सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन इनकम टैक्स में हेड्स ऑफ इनकम कितने? 5 हेड्स ऑफ इनकम। रावण के 10 सर, इनकम टैक्स के 5 हेड्स ऑफ इनकम। व्हाट आर द 5 हेड्स? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी मतलब रेंट इनकम, PGBP मतलब बिजनेस, कैपिटल गेन्स, कोई भी कीमती सामान आप कभी, मतलब जो आपके पास बेचने के लिए आपने नहीं लिया था, पर वो अगर आप आज बेच रहे हो और उससे मुनाफा कमा रहे हो, जैसे जमीन होती है, बिल्डिंग होती है, शेयर्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, उसको कैपिटल गेन्स इनकम माना जाता है बिकॉज ये वंस इन अ वाइल है कैपिटल रिसेट। एंड 5वां है IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 6 नंबर टॉपिक, हेड्स ऑफ इनकम। इसमें मैंने पूरा वो चार्ट दिखाया था, एक आशीष केजरीवाल का एग्जाम्पल भी लेके दिखाया था। ठीक है, ये रहा हेड्स ऑफ इनकम। तो दिस इज द वे इट इज कंप्यूटेड। दीज आर द 5 हेड्स ऑफ इनकम। सैलरी, HP मतलब रेंट होता है, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन्स, IFOS। उनके सेक्शंस का पूरा रेंज लिखा हुआ है। सैलरी के सेक्शन का रेंज क्या होता है? देखो, सैलरी के सेक्शन का रेंज होता है 15 से लेके 17 तक, ये सैलरीज है। ठीक है, फिर 18 से लेके 21 तक जो सेक्शन है वो डिलीट हो चुके, वो ओमिट हो चुके। तो 22 से 27 हाउस प्रॉपर्टी, फिर 28 से लेके 44 DB दैट्स PGBP, 45 से 55 ए कैपिटल गेन्स, और फिर लास्ट 56 से 59 IFOS। ये सेक्शंस का रेंज है। इस रेंज में जो पहले सेक्शन होते हैं, जो फर्स्ट सेक्शन होता है रेंज के अंदर, उसे कहा जाता है चार्जेबिलिटी सेक्शन। उस रेंज का जो पहला सेक्शन, दैट्स कॉल्ड चार्जेबिलिटी सेक्शन। चार्जेबिलिटी सेक्शन इज द सेक्शन व्हिच क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑन द पर्सन टू पे टैक्स अंडर दैट हेड। कि आप अगर एम्प्लॉय हो तो आपको सैलरी के अंदर टैक्स देना पड़ेगा, तो आपका चार्जेबिलिटी का सेक्शन है 15 नंबर। मैं तो कोचिंग पढ़ाता हूँ, बिजनेस प्रोफेशन, तो मेरे ऊपर इनकम टैक्स का जो चार्ज क्रिएट हो रहा है वो कौन सा सेक्शन क्रिएट कर रहा है? सेक्शन नंबर 28 क्रिएट कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, सारे हेड्स की इनकम को जोड़ने के बाद आता है GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से सरकार हमें कुछ डिडक्शंस देती है जिसका डिस्कशन एक अलग चैप्टर में होता है, चैप्टर 6A में। लेस करने के बाद आता है टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम TI। फिर उससे आप कैलकुलेट करते हो कि आपका टैक्स कितना, आपको टैक्स कितना देना है, दैट्स कॉल्ड टैक्स लायबिलिटी। बहुत सारा टैक्स हम लोग ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर में दे चुके होते हैं कमाते वक्त ही, इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स TDS, वो माइनस होता है। जो भी नेट आता है वो या तो देना है या सरकार से रिफंड आएगा। ठीक है, सो दैट वाज 5 हेड्स ऑफ इनकम। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाउ मैंने रिकैप तो करा दिया तुमको, अब आगे की बात करते हैं। आज की क्लास में
एक अच्छा खासा पोर्शन हम लोग डेफिनेशन सीखेंगे। इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हैं तो कई शब्दों का डेफिनेशन है जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो अ ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम वी विल बी डूइंग डेफिनेशन। ये देख रहे हो आप, स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। 10 नंबर टॉपिक दिख रहा है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा है, 7 to 8 पेजेस का है पूरा डेफिनेशंस, और वो अच्छे से समझ में आएगा। उसमें क्वेश्चन आंसर भी है, कंसेप्ट भी है, मजेदार है, वो करेंगे हम लोग। लेकिन उसमें जाने के पहले ये छोटे छोटे 3 टॉपिक देख रहे हो, ये भी मुझे डिस्कस करना है। तो ये 3 छोटे टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम लोग आज का जो बड़ा टॉपिक है डेफिनेशंस, उसमें एंटर कर जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक नंबर 7, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। ये किसी सेक्शन में लिखा हुआ नहीं, ये टॉपिक आप देख रहे हो, ये किसी भी 3 छोटे टॉपिक्स जो मुझे पढ़ाने, उसमें से ये 7 नंबर है कंसेप्ट ऑफ इनकम, ये 1 पेज का है, देखो ठीक है। ये एक छोटा टॉपिक है 8 नंबर, हाफ पेज। 9 नंबर इज अगेन अ स्मॉल टॉपिक बट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाफ पेज। और फिर आ जाता है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो उसमें जाने के पहले ये 3 छोटे टॉपिक हमको पढ़ने हैं। नाउ ये जो अभी मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं ना, 1.5-2 पेज तुमको, इसके ऊपर पर्टिकुलरली कोई सेक्शन नहीं है, पर ये क्या होता है कि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, हमारी नॉलेज के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है ये वाला टॉपिक। नॉट फॉर एग्जाम, इट्स मोर और लेस फॉर रेफरेंस पर्पस, ठीक है, रीड ओनली। इस टॉपिक में अलग अलग तरह की इनकम के बारे में थोड़ा डिस्कशन है। आज एक बार मैं डिटेल में अच्छे से पढ़ा दूंगा, उसके बाद तुम एग्जाम के लिए सिर्फ इसको एक बार रीड कर लेना, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें 4 टॉपिक्स है टोटल, A, B, C, D। 4 टॉपिक से A, B, C, D, जिसमें से सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे जरूरी टॉपिक है नंबर B, उसको स्टार कर दो, ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये कंसेप्ट वगैरह जो है अभी मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इस पूरे 1 पेज में 4 टॉपिक्स है। रेगुलर रिसिट, ये दिख रहा है आपको लिखा हुआ, फिर रेवेन्यू रिसिट, फिर नीचे नेट रिसिट, ग्रॉस रिसिट, फिर उसके नीचे होगा ड्यू और रिसिट बेसिस। तो ये हम लोग एक बार बस आज डिटेल में समझ लेंगे, बाद बाकी तुमको ये परमानेंट ही याद हो जाएगा, तुमको कोई अलग से रट्टा नहीं करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ओके, इनकम या रिसिट, एक बार बोल लो, जो पैसा आया वो अलग अलग टाइप का होता है। फर्स्ट, रेगुलर रिसिट वर्सेस कैपिटल रिसिट वर्सेस कैजुअल रिसिट। रेगुलर रिसिट का मतलब होता है एक ऐसी इनकम जो आपके पास पीरियोडिकली आते रहती है, ठीक है। कैजुअल रिसिट का मतलब होता है एक ऐसी इनकम जो अनएक्सपेक्टेड होती है, जो कभी कभी आती है, ठीक है, जो रेगुलरली आपके पास नहीं आती। रेगुलर का उल्टा कैजुअल, इररेगुलर, ठीक है। नीचे देखो, येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया, रेगुलर रिसिट मींस अ पीरियोडिक इनकम। कौन कौन सा इनकम होता है जो पीरियोडिक इनकम होता है, और कौन कौन सा ऐसा इनकम है जो कैजुअल होता है। कैजुअल इनकम को हम लोग विंडफॉल इनकम भी कहते हैं। जब तुमको मैं इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा ना, तो खाली किताबी ज्ञान नहीं होगा, तुमको प्रैक्टिकल ज्ञान भी बहुत कुछ पता चलेगा। मेनी पीपल डोंट नो सेवरल थिंग्स, सीए बन जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता। वो सब कुछ मैं तुमको सिखाऊंगा। जो यहां तुम आज सीखोगे ना, वो तुमको पूरी फाइनल की लेवल तक काम आएगा, आगे तक काम आएगा। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से समझो, ध्यान देना है इसके ऊपर। अक्सर लोगों से ये नाम सुनने को मिलता है विंडफॉल इनकम। विंडफॉल इनकम का मतलब ये नहीं कि हवा में कोई इनकम, वैसा नहीं। विंडफॉल इनकम का मतलब होता है एनी इनकम दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, अचानक से आपको मिल गया जो आपने कभी एक्सपेक्ट किया भी नहीं था, दैट्स अ विंडफॉल इनकम। ओके, अब इनके एग्जांपल्स, जो 5 हेड्स हम लोग सीखते हैं ना, वो 5 हेड्स इसमें डिवाइड करते हैं। सैलरी के बारे में क्या ख्याल है? सैलरी रेगुलर इनकम होता है कि कैजुअल, मतलब कभी आएगा कभी नहीं आएगा? सर रेगुलर होता है, तो सैलरी ऊपर है। सेकेंड हेड ऑफ इनकम क्या है? हाउस प्रॉपर्टी, मतलब रेंट। तो रेंटल इनकम भी जो है वो भी तो रेगुलर है। अगर आपने प्रॉपर्टी किसी टेनेंट को दिया है तो हर महीने पैसा आएगा, तो रेगुलर है। बिजनेस, बिजनेस में भी जो इनकम होता है वो रेगुलरली होता है, अमाउंट सेम नहीं रहता हालांकि, ठीक है। अब जैसे मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं तो मेरे हर महीने की इनकम सेम तो नहीं है, बट रेगुलर तो है ही वो, ठीक है। हर दिन ऑलमोस्ट या हर महीने मेरे को कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू आएगा ही। ओके, सेम अमाउंट नहीं आएगा, ये नहीं कि जनवरी में जो मैं रेवेन्यू हुआ फरवरी में सेम होगा, बट यस इट इज अ रेगुलर, रेपिटेडली आते रहता है। तो पीजीबीपी भी इसी में जाएगा। कैपिटल गेन्स का क्या ख्याल है? कैपिटल गेन्स के तो सर नाम में कैपिटल है। कैपिटल गेन्स एक ऐसा इनकम होता है जो कभी कभी होता है, विंडफॉल। जैसे सोचो तुम्हारे पापा या तुम्हारे दादाजी की कोई प्रॉपर्टी है जो बहुत समय से तुम्हारे पास पड़ी हुई थी, अटकी हुई थी,
तुम वो प्रॉपर्टी को बेचना चाहते थे बिकॉज अब वो तुम्हारे लिए यूज में नहीं रख सकते, तुम कहीं और रहते हो, वो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी कई साल से, इस साल भगवान ने तुम्हारी सुन ली, वो प्रॉपर्टी बिक गया, तो तुम्हारा प्रॉपर्टी का कारोबार तो है नहीं, ये तो दादाजी की बड़ी हुई प्रॉपर्टी थी, ये बिक गया अचानक से और तुमको बहुत इनकम हो गया अच्छा खासा, दैट्स अ कैपिटल गेन्स इनकम। ये रेगुलर रिसीट हर साल होता रहता है कि कभी गलती से हुआ? सर कभी कभी होता है अनएक्सपेक्टेड, तो कैपिटल गेन्स तो नीचे आएगा। ठीक है, आईएफओएस, पांचवा हेड कौन सा है? आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आईएफओएस जो है ना हेड, पांचवा हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, में बहुत अलग अलग तरह का इनकम होता है, बहुत अलग अलग। उसमें से कुछ ऐसा होता है जो रेगुलर है और कुछ ऐसा है जो कभी कभी है। ठीक है, तो ऊपर लिखो सम आईएफओएस, नीचे भी लिखो सम आईएफओएस। कुछ आईएफओएस इनकम्स ऐसे होते हैं जो आपके रेगुलर होते हैं और कुछ कभी कभी अचानक से, जैसे लॉटरी जीत गया तुम, लॉटरी से जीत गया जो प्राइज मनी मिला, ये हर बार होता है कि सर अचानक से, सर अचानक से, तो ये नीचे आएगा विंडफॉल इनकम में। ठीक है, लेकिन दूसरा एग्जांपल, मेरे सेविंग्स अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं जिसपे मुझे हर साल इंटरेस्ट इनकम आता है, बैंक में एफडी है उससे हर साल इंटरेस्ट इनकम आता है, तो इंटरेस्ट इनकम तो जो बैंक में पड़ा हुआ पैसा है, बैंक अकाउंट बैलेंस, उस पर हर साल जो इंटरेस्ट इनकम आ रहा है वो तो रेगुलर है, तो वो तो सर ऊपर जाएगा। ठीक है, रेगुलर रिसिट में, क्लियर? तो आईएफओएस ऐसा है ना जिसके कुछ आइटम तो रेगुलर है और कुछ कैजुअल है। दैट वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, रेगुलर रिसिट वर्सेस कैजुअल। रेगुलर मतलब जो पीरियोडिकली आते रहता है, कैजुअल का मतलब होता है जो कभी कभी आता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। 5 हेड में से ऑलमोस्ट 3 हेड, जो पहले वाले 3 हेड है वो तो रेगुलर रिसिट है, क्लियर? ठीक है, कैपिटल गेन्स जो है वो कभी कभी होता है तो वो कैजुअल रिसिट है। आईएफओएस दोनों तरफ है, रेगुलर भी हो सकता है, कैजुअल भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द आइटम इटसेल्फ, क्योंकि आईएफओएस में बहुत सारे आइटम्स होते हैं अलग अलग। सेकेंड टॉपिक जो यहां पे हम सीखने जा रहे हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, शुरू में ये सीख जाओ, अच्छा है, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इसमें सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेवेन्यू रिसिट। रेवेन्यू रिसिट अगर समझ गए तो कैपिटल रिसिट तो एकदम सिंपल है। रेवेन्यू रिसिट इज अ रिसिट विच सैटिस्फाइज 2 कंडीशंस। ठीक है, हाईलाइट करो, मार्क करो। आईएमपी मतलब इंपॉर्टेंट। रेवेन्यू रिसिट इज एन इनकम जो ट्विन कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब बोथ द कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होने वाला इनकम, एंड सेकेंड कंडीशन रेकरिंग, रेकरिंग मतलब बार 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 बार। गौर से देखो इसको, ट्विन टेस्ट फॉर रेवेन्यू रिसिट्स, पहला ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसका सबसे इजी एग्जांपल है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या एग्जांपल है सर? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, मैं कोचिंग टीचर हूं, मेरे केस में तुम बोलोगे सर सेल ऑफ सर्विसेज, क्या आप अपना सर्विसेज सेल कर रहे हो और आपको फीस मिल रहा है। ठीक है, जो स्टूडेंट की फीस मुझे मिलती है, जो मेरा इनकम है, वो इन दोनों टेस्ट को पूरा करता है। पहला टेस्ट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यही मेरा काम है, मैं यही करता हूं, इससे कमाता हूं, तो इट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ माय बिजनेस। सेकेंड, इट इज रेकरिंग इन नेचर, बार बार होते रहता है रिपीटेडली। सो ये दोनों कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा है, तो मैं जितना भी फीस कमाता हूं हर साल, वो क्या है? वो रेवेन्यू रिसिट है एंड इट इज टैक्सेबल। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। रेवेन्यू रिसिट का एग्जांपल क्या होता है? सर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सेप्शन जो आपको देख रहा है ना, वो मैं नेक्स्ट पेज में पढ़ाऊंगा। इसका एक एक्सेप्शन है, वो नेक्स्ट पेज में आएगा, उसको अभी टेंशन मत लो। नीचे, सर व्हाट इज अ कैपिटल रिसिट? कैपिटल रिसिट इज अ रिसिट विच डज नॉट सैटिस्फाई द ट्विन कंडीशंस अबव। कैपिटल रिसिट का सबसे सिंपल एग्जांपल है कैपिटल गेन्स। मेरे पास कोई शेयर्स पड़े हैं, जैसे एक एग्जांपल, मेरा तो शेयर्स खरीदने बेचने का धंधा है नहीं, स्टॉक मार्केट का काम मैं करता ही नहीं हूं, तो मेरा शेयर्स खरीदने बेचने का बिल्कुल काम नहीं है। ओके, 2015 में मैंने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा था 2 लाख रुपए में, इस साल मैंने वो शेयर्स बेच दिया 5 लाख रुपए में।
ठीक है, दाम बढ़ गए थे, मैंने बेच दिया 5 लाख रुपए में, मुझे कितने का इनकम हुआ? 3 लाख रुपए का इनकम। ये जो 3 लाख रुपए का इनकम हुआ, ये क्या मेरे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है? क्या टीचिंग के दौरान हुआ है? नहीं सर। क्या ये 3 लाख रुपया इनकम रेकरिंग है, मतलब हर बार होते रहता है? नहीं सर। तो ये तो ट्विन कंडीशन फेल कर रहा है। तो ये इनकम क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिट। और ये कौन से हेड में जाएगा? कैपिटल गेन्स। कौन से हेड में जाएगा? कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स का नाम ही कैपिटल है। देखो, कैपिटल रिसिट, एग्जांपल कैपिटल गेन्स। कोई भी असेट को आप बेच रहे हो, जैसे घर, बिल्डिंग, शेयर्स, ज्वेलरी वगैरह, जो आपका रेगुलर धंधा नहीं है, आपने बेचने के लिए खरीदा भी नहीं था, यू डिड नॉट परचेज इट विद द इंटेंशन टू सेल, पर आपने सेल करना पड़ा कोई वजह से, तो उससे जो इनकम हो रही है उसी को हम कैपिटल गेन्स कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल सुनो। सपोज तुम एक घर खरीदते हो रहने के लिए अपने परिवार के साथ, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। क्या तुमने ये घर बेचने के लिए खरीदा? नहीं सर, रहने के लिए खरीदा। पर फ्यूचर में 5 साल 10 साल बाद जाके तुमको कहीं और शिफ्ट होना पड़ा, किसी दूसरे शहर में, तो अब ये घर तुम्हारे लिए काम का नहीं है, तुम सोचते हो बेचते हैं, पैसा आएगा उससे नया घर खरीद लेंगे, तो अब तुम इसको बेच रहे हो। तो जब तुमने खरीदा था, क्या बेचने के इरादे से खरीदा था? नहीं, पर आज सरकमस्टांस ऐसे हैं कि बेचना पड़ रहा है और उससे मुनाफा हुआ है, तो सच एन इनकम इज नॉट बिजनेस इनकम, इट्स कॉल्ड कैपिटल गेन्स। इट्स एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिट, बिकॉज ना तो ये आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में और ना ही ये रेकरिंग नेचर का है। याद रहे, रेवेन्यू रिसिट कहलाने के लिए इट हैज टू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, फेल कर गया, सपोज 2 कंडीशन में से एक तो पूरा हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा, तो फिर वो रेवेन्यू रिसिट नहीं है। आई रिपीट इट वंस मोर। अगर कोई ऐसी इनकम आपको हुई, सपोज हाइपोथेटिकली, डाउट होता है स्टूडेंट का, इसलिए बता रहा हूं। देखो, बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट के जो मनगढ़ंत होते हैं, जिनको हम लोग हाइपोथेटिकल बोलते हैं, जो एग्जाम में नहीं आएगा, वो मैं बता दूंगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा इनकम जो इन दोनों में से एक कंडीशन तो पूरा कर रहा है पर दूसरा कंडीशन पूरा नहीं कर रहा है, तो वो फिर रेवेन्यू रिसिट नहीं है। रेवेन्यू रिसिट कहलाने के लिए बोथ द कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्विन कंडीशंस। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट अपना क्लियर हो गया। थर्ड, ये तो एकदम इजी है, नेट रिसिट, ग्रॉस रिसिट। जो मैं पढ़ाता हूं, जो मेरी फीस कलेक्ट होती है, सारी की सारी, जो मैं साल भर में जो मुझे फीस कलेक्शन होता है, दैट इज माय ग्रॉस रिसिट, कि टोटल इतना आया, पर वो मेरा इनकम नहीं है, उसमें से मेरे जीएसटी माइनस होता है, मेरे सारे एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, फिर जो प्रॉफिट जो बचता है, दैट इज माय नेट इनकम। सो नेट रिसिट वर्सेस ग्रॉस रिसिट। नेट रिसिट मतलब जो नेट प्रॉफिट आपके पास बचा, और ग्रॉस रिसिट का मतलब तो सेल्स करके जो पैसा आया वो होता है। ठीक है, क्लियर। एक कॉन्सेप्ट है यहां पर, नाम दिख रहा होगा तुमको, ये देखो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। मैं आज इसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा, इट विल बी कवर्ड इन पीजीबीपी चैप्टर। जब उसमें जाएंगे ना, उसमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पूरा अच्छे से आएगा। अभी ये तुमको बोलूंगा अभी ना, तो टाइम वेस्ट होगा, तुम समझोगे नहीं। ठीक है, तो ग्रॉस रिसिट और नेट रिसिट। ग्रॉस रिसिट मतलब सेल्स करके जो पूरा पैसा आता है फुल, वो तो उस पर टैक्स नहीं लगता, उसमें से सारे खर्चे माइनस करके जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट रिसिट होता है, उस पर टैक्स लगता है। नेक्स्ट, ड्यू बेसिस और रिसिट बेसिस, ये बाद में आएगा, जब हम लोग 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे ना, तब आते जाएगा ये। ठीक है, जब धीरे धीरे हम लोग 5 हेड्स पढ़ेंगे तब ये अपने आप उसमें आते जाएगा, रिसिट बेसिस, ड्यू और रिसिट बेसिस। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, जिसमें अलग अलग तरह के रिसिट्स और इनकम का डिस्कशन हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है सर? सेकंड वाला, रेवेन्यू रिसिट वर्सेस कैपिटल रिसिट। रेवेन्यू रिसिट इज ए रिसिट, एक ऐसा इनकम जो ट्विन कंडीशन सेटिस्फाई करे। नंबर 1, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है, एंड जो रेकरिंग है, जैसे सैलरी। ठीक है, सैलरी आपका रेवेन्यू रिसिट है, बिकॉज अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वो आपका ऑर्डिनरी काम है, उसी से आपको मिल रहा है, और वो रेकरिंग है, हर महीने आएगा, तो सैलरी इसमें आएगा। रेंटल इनकम, अगर तुमने अपनी प्रॉपर्टी किसी को रहने के लिए रेंट पे दिया है, तो तुमको रेंटल इनकम भी तो रेगुलर ही आएगा। ओके, दिस इज डन। नेक्स्ट टॉपिक, 8 नंबर। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस जो एक व्यक्ति करता है, हम लोग की धारणा क्या है
कि कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है तो वो 12 महीना बिजनेस कर रहा है, 12 महीना उसको रेवेन्यू आ रहा है। जैसे मेरे एग्जाम्पल में मैं अराउंड द ईयर पढ़ाते रहता हूँ, अलग अलग बैचेस होते रहते हैं, रेवेन्यू आते रहता है। तो यू हैव दिस काइंड ऑफ अ मतलब कॉन्सेप्ट एंड अजम्पशन कि बिजनेस का मतलब जो 12 महीना होते रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो टेम्पररी होते हैं, जो एक ही बार हुआ फिर वो बिजनेस दोबारा होगा ही नहीं, इट्स अ टेम्पररी बिजनेस। कुछ बिजनेस होते हैं जो सीजनल होते हैं, सीजनल मतलब 12 महीने तक नहीं होता, साल में 1 या 2 महीने बहुत अच्छा होता है फिर नहीं होता, ठीक है। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो स्टार्ट हुआ पर चला नहीं, फ्लॉप कर गया, होता है। ऐसे सारे बिजनेसेस को भी हम बिजनेस ही मानते हैं और वो पीजीबीपी हेड में ही फॉल करता है। क्वेश्चन, वेदर अ सिंगल ट्रांजैक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स बिजनेस? यस, इवन अ सिंगल ट्रांजैक्शन में कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस। मैं एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इवन इफ इट इज द आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, आपके रेगुलर काम से हट के भी अगर आप कर रहे हो कोई काम धंधा, भले ही वो टेम्पररी, भले ही वो शॉर्ट पीरियड के लिए, स्टिल वो बिजनेस कहला सकता है, ठीक है। रेपिटेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट नेसेसरी, रेपिटेशन उसके लिए जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, लिख लो। मैं एकदम सिंपल एग्जांपल दूंगा, एकदम सिंपल एग्जांपल दूंगा, ठीक है। जब 2020 में कोविड एकदम छा गया था, पूरा लॉकडाउन्स लगे थे, तो उस वक्त ना एक मास्क होता है N95, उसकी बहुत किल्लत हो रखी थी। और तो बहुत सारे जो छोटे हॉकर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इवन द शॉपकीपर्स, उन्होंने बल्क में मास्क, हैंड सैनिटाइजर, लोशन वगैरह परचेज किया था और बेचना चालू कर दिया था, ठीक है। मतलब कई तो ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स थे जिनका कोई कारोबार नहीं था, सड़क पे बस अपना शॉप सेटअप किया छोटा सा और वो बस वहां पे यही सब बेच रहा है, कोविड का सामान बेच रहा है टेम्पररी। तो दैट्स अ टेम्पररी बिजनेस, वन टाइम, और बार बार थोड़ा ना वैसा बिजनेस होगा, ठीक है। तो टेम्पररी बिजनेस भी बिजनेस है। सेकंड, सीजनल बिजनेस। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, राखी का सेल होता है, ठीक है। तो रक्षाबंधन तो साल में एक त्योहार, एक पर्टिकुलर मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है और उसी वक्त राखी की सेल होती है। 12 महीने तक तो चलता नहीं वो कारोबार, तो उससे होने वाली इनकम भी वो बिजनेस इनकम ही कहलाएगी। थर्ड, न्यू बिजनेस फ्लॉप्ड इन 2 months। किसी पर्सन ने एक नया बिजनेस सोच के चालू किया पर वो चला नहीं, 2 महीने में उसने दुकान बंद कर दी अपनी, ठीक है। तो जो भी उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो बिजनेस पीजीबीपी हेड में ही जाएगा, इट गोज इन द पीजीबीपी हेड ओनली, ठीक है। पीजीबीपी हेड और कैपिटल गेन्स हेड, ये दोनों ऐसे हेड है ना जिनमें प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। देखो 5 हेड है, सैलरी वाले हेड में सिर्फ मुनाफा होगा, आपको सैलरी मिलेगी, माइनस सैलरी तो होगा नहीं, जल्दी से नहीं होता, इट्स वेरी रेयर। सेकंड, हाउस प्रॉपर्टी रेंट, जो आपका टेनेंट है वो आपको रेंट लाके देगा, कमाई होगा आपका। पर पीजीबीपी बिजनेस है, बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। कैपिटल गेन्स, वंस इन अ वाइल आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, आपने कोई अपना एसेट बेचा, अब बिकते वक्त हो सकता है मुनाफा हो या नुकसान हो, कम दाम पे बेचना पड़े, ये भी हो सकता है ना। जैसे सोचो कि 2015 में जो शेयर्स मैंने खरीदे थे 2 लाख रुपए में, उसका प्राइस एकदम क्रैश कर गया, अभी मुझे वो बेचना पड़ा 1 लाख रुपए में, तो मेरे को तो 1 लाख का लॉस हुआ ना, तो लॉस भी हो सकता है। तो पीजीबीपी और कैपिटल गेन्स में ना लॉस भी ज्यादातर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो टेम्पररी टाइप के बिजनेसेस हैं ये भी पीजीबीपी हेड में ही फॉल करेंगे। इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिया अपनी तरफ से। बल्क परचेज, किसी दुकानदार ने बल्क में, सोचो बल्क में मास्क, हैंड सैनिटाइजर ये सब खरीद लिया और वो अब बल्क में ही किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है या अपनी दुकान पे धीरे धीरे बेच रहा है। तो हम लोग कहते हैं बल्क परचेज फॉलोड बाय बल्क सेल और रिटेल सेल। बल्क सेल मतलब एक ही बार में पूरा बेच दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, या रिटेल से मतलब धीरे धीरे दुकान से कस्टमर लोग को बेचा। तो अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है तो इसको भी पीजीबी माना जा सकता है। दूसरा, बल्क सेल फॉलोड बाय बल्क परचेज, उल्टा, ठीक है। सर ऐसा कैसे?
हमने तो यही सीखा है कि कोई चीज होगी मेरे पास तभी तो हम बेचेंगे। नहीं, मैं आपको बताता हूं, ऐसा भी तो हो सकता है कि कस्टमर को आप डिलीवरी बाद में करो। कोई कोई बिजनेस ऐसा होता है ना जहां डिलीवरी तुरंत नहीं करना है, बाद में करना है, तो पहले तो सेल का कॉन्ट्रैक्ट बन गया और फिर डिलीवरी बाद में होती रहेगी, तब आप धीरे धीरे परचेज करके उसको देते रहना। ऐसा होता है जब डिलीवरी फ्यूचर में होता है। फ्यूचर डिलीवरी, फ्यूचर डिलीवरी वाले केसेस में क्या होता है कि पहले तो आप सेल कर दो, सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप डिलीवरी बाद में करना है, तो उसके पहले ही आप परचेज कर करके फिर डिलीवरी कर देना। तो बल्क सेल फॉलोड बाय बल्क परचेज और अ सीरीज ऑफ रिटेल परचेजेस। सो इन्होंने ये एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट, ये सिर्फ रीड करने के लिए और कुछ नहीं। बोला हम लोग कैसे समझेंगे कि वंस इन अ वाइल जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो पीजीबीबी में जाएगा या नहीं जाएगा। बोला वो आपको समझ में आ जाएगा, असेसी का कंडक्ट, उसका जो नॉर्मल कारोबार है, जिस क्वांटिटी मात्रा में उसने वो सामान खरीदा बेचा, उससे आप गेस कर लोगे। नेक्स्ट, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड पॉइंट। मैंने हिंदी लिखा है, कैपिटल गेन्स की पहचान। मैंने हिंदी में लिखा है, ध्यान से, कैपिटल गेन्स की पहचान। ठीक है, हम कैसे समझेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है कैपिटल गेन्स है कि नहीं है। whenever you buy something with no intention to sell it but ultimately because of circumstances you have to sell it, then such a purchase sale is not PGBP, it is regarded as capital gains. Purchase of any article with no intention to sell it, जैसे घर में जो ज्वेलरी हमारी मम्मी लोग वगैरह के लिए हम लोग खरीदते हैं, क्या बेचने के इरादे से खरीदते हैं? कतई नहीं। वो इसलिए होता है कि घर में ही रहेगा, मम्मी उसको वेयर करेगी या वो घर में ही रहेगा, बस बेचने के इरादे से कभी नहीं। लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि वो बेचना पड़ जाता है, पैसे की किल्लत हो गई, बेचना पड़ा, तो पहले खरीदा था, कुछ साल बाद बेच दिया, इज इट पीजीबीपी इनकम? नो सर, बिकॉज व्हेन आई परचेज्ड आई हैड नो इंटेंशन टू रीसेल इट, बट सर्कमस्टांस की वजह से बेचना पड़ा ज्वेलरी, पैसे नहीं थे घर में, तो दैट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज कैपिटल गेन्स। इसमें मुनाफा या नुकसान कुछ भी हो सकता है, तो इट इज अ कैपिटल गेन। ठीक है, ये कैपिटल गेन्स की पहचान होती है। एक बात सुनो जरा, ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, ओके, मैं तो टीचर हूं, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, अब मुझे उस प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं और मैं वो बेच देता हूं, ये पीजीबीपी कहलाएगा कैपिटल गेन्स? सर कैपिटल गेन्स, बिकॉज वो प्रॉपर्टी आपने कभी बेचने के इरादे से तो खरीदा नहीं होगा, बिकॉज आप प्रॉपर्टी के डीलर तो हो नहीं, आप तो टीचर हो। एग्जैक्टली, यू आर राइट, इट्स कैपिटल गेन्स। लेकिन जरा सोचो, एक बिल्डर है, बिल्डिंग बनाता है और बेचता है, भाई बिल्डर का तो काम ही है बिल्डिंग बनाओ बेचो, तो बिल्डर जब बिल्डिंग बेचता है तो वो पीजीबीपी में जाता है। लेकिन हम तुम जैसे लोग जो बिल्डर नहीं है, हम तुम जैसे लोग जब बिल्डिंग या प्रॉपर्टी या जमीन बेचेंगे तो वो कैपिटल गेन्स में जाएगा। ठीक है, ये एकदम सिंपल सी चीज है। बिल्डर तो बिल्डिंग बनाता ही है विद द इंटेंशन टू सेल, तो उसके लिए तो वो पीजीबीपी इनकम है। डन। नेक्स्ट, नाउ अब ये वाला जो टॉपिक है इसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट है, ये मैंने अपनी तरफ से बना के तुम सबके लिए डाला है, तुम सबको ये पता होना बहुत जरूरी है। इट्स अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लिसन टू मी केयरफुली। ये इनकम टैक्स सब्जेक्ट के अंदर बार बार एक शब्द आते रहता है, असेसमेंट 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 असेसमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड असेसमेंट? असेसमेंट मींस कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, रीड द हेडिंग, असेसमेंट मींस कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। ठीक है, ये एकदम सिंपल है। पर अगर आपसे कोई पूछे कि नहीं मेरे को एकदम टेक्निकल मीनिंग बताओ असेसमेंट का, मेरे को एकदम बुकिश डेफिनेशन पढ़ाओ, तो फिर उसका आंसर क्या होगा? सुनो, असेसमेंट मींस द डिटर्मिनेशन ऑफ, असेसमेंट मींस द डिटर्मिनेशन ऑफ तितली। तितली वर्ड मतलब दो वर्ड, टीआई टीएल। टीआई मतलब टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, एंड टीएल मतलब टैक्स लायबिलिटी। दो कंप्यूटेशन होते हैं, हमेशा दो कंप्यूटेशन होता है। पहला कंप्यूटेशन होता है टोटल इनकम का, सेकेंड कंप्यूटेशन होता है टैक्स ऑन द टोटल इनकम।
तो पहले टोटल इनकम का कंप्यूटेशन होता है और फिर उसके बाद टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन होता है बेस्ड ऑन टोटल इनकम। देखो ज्यादा मेहनत जो होती है ना वो फर्स्ट वाले में ही होती है कि आपको 5 ईयर्स ऑफ इनकम में जो इनकम हो रहा है वो अलग अलग सब कैलकुलेट करके जोड़ो, फिर उसमें से आपको जीटीआई मिलेगा, फिर 6 से लेस करो तो टोटल इनकम मिलेगा, तो उसी में ज्यादा मेहनत होता है। एक बार टोटल इनकम अगर नंबर 1 आपके पास आ गया ना तो फिर सेकंड वाला जो होता है ना टैक्स लायबिलिटी वो बहुत ईजी है, उसमें उतना मेहनत नहीं होता। सो व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट? सर असेसमेंट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ तितली, एग्जाम में तितली मत लिखना, एग्जाम में लिखना डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। ये असेसमेंट कौन करता है? सर ये असेसमेंट इनकम टैक्स ऑफिसर करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर होगा, वो आपके रिटर्न के बेसिस पे आपका पूरा असेसमेंट करेगा। उस ऑफिसर को, उस इनकम टैक्स ऑफिसर को हम कहते हैं असेसिंग ऑफिसर, एओ। एओ असेसिंग ऑफिसर, स्टैंडर्ड एकदम। तुम एग्जाम में अगर एओ वर्ड भी लिखोगे चलेगा, एओ का एक ही मतलब है असेसिंग ऑफिसर। असेसमेंट 5 तरह के होते हैं, ठीक है। असेसमेंट कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। सबसे पहला सेल्फ असेसमेंट। ओके ऐसे लिखो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो पहला वाला तरीका है ना, फर्स्ट टाइप ऑफ असेसमेंट, दैट इज सेल्फ असेसमेंट। ये इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं कर रहा, ये खुद हम लोग कर रहे हैं। जैसे मैं हर साल मेरी इनकम होती है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में मेरी इनकम हुई थी, तो इस साल अभी जो चल रहा है 22-23, इसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। इस साल मैं अपना एग्जैक्ट इनकम पूरा कैलकुलेट करूंगा, मेरा टोटल इनकम, मेरा टैक्स लायबिलिटी, तो मैं खुद कैलकुलेट करूंगा और खुद रिटर्न जमा करूंगा सरकार के पास। ये जो मैं कर रहा हूं इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ मतलब असेसी खुद अपना असेसमेंट कर रहा है, दैट्स कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है कि मैं इनकम कमाता हूं, मैं खुद ही अपनी इनकम पूरी कैलकुलेट करूंगा, साल खत्म होने के बाद अपना टैक्स कैलकुलेट करूंगा, रिटर्न जमा करूंगा। अगर मैंने पहले एडवांस टैक्स दे दिया तो माइनस करके जो भी डिफरेंस है वो मुझे देना है या रिफंड मिलेगा, तो ये मैं खुद ही कर रहा हूं, दैट्स कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। लेकिन जो बाकी 4 तरह के असेसमेंट आप देख रहे हो ये मैं नहीं कर रहा, ये कौन कर रहा है? एओ कर रहा है। एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर कर रहा है, ठीक है। लेट्स डिस्कस। मेरा रिटर्न जो है वो जमा हो गया सरकार के पास, ठीक है। बैंगलोर में कोई इनकम टैक्स ऑफिसर होगा जो मेरा असेसिंग ऑफिसर होगा, ठीक है। तो बैंगलोर में जो एक ऑफिसर होंगे इनकम टैक्स ऑफिसर, वो क्या कर सकते हैं? उनके पास 4 ऑप्शन है। एक्चुअली देखा जाए तो 4 ऑप्शन नहीं, 2 मेन ऑप्शन होता है, सेकंड और थर्ड वाला। सेकंड वाला क्या लिखा है? समरी असेसमेंट। वो चाहे जो एओ है मेरा, वो क्या कर सकता है कि वो सिर्फ मेरे रिटर्न को ऊपर ऊपर से पढ़ेगा और देखिएगा मैंने सही बनाया है और सही जमा किया है, बात खत्म। दैट इज कॉल्ड समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट में क्या होता है, जो एओ होता है ना ऑफिसर, वो डिटेल में मेरा स्टडी नहीं करेगा, खाली ऊपर ऊपर से देखेगा कि रिटर्न एकदम मोरलेस सही है और मान के छोड़ देगा, बोले हाँ ठीक है आपका असेसमेंट हो गया, दैट समरी असेसमेंट। लेकिन जो स्क्रूटनी असेसमेंट होता है, 3 नंबर देखो क्या लिखा है, स्क्रूटनी। स्क्रूटनी असेसमेंट में एओ जो होता है वो एक एक चीज ढंग से चेक करेगा और मुझे लेटर भेज के मेरे से प्रूफ मांगेगा। स्क्रूटिनी असेसमेंट 3 नंबर स्क्रूटनी। एओ क्या करेगा? मुझसे हर एक इनकम आइटम, हर एक एक्सपेंस आइटम का प्रूफ मांगेगा। मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपना डेटा डिटेल सब उनके पास जमा करना पड़ेगा एज एविडेंस कि देख लो सच है कि झूठ है, ठीक है। तो 2 नंबर क्या है? समरी असेसमेंट, मतलब शॉर्ट में निकाल देगा। 3 नंबर क्या है? स्क्रूटनी, एकदम डिटेल में सब लिखा है मैंने अंदर। चौथा क्या है? ये अलग ही कंसेप्ट है, एक्स पार्टे असेसमेंट। एक्स पार्टे असेसमेंट में क्या होता है? समझो, एक्स पार्टे वर्ड का मतलब होता है विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ द पार्टी। पार्टी मतलब मैं पार्टी हूं, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर ने, मैं जो भी बोल रहा हूं ना सब मैंने बगल में लिख के दिया है तुमको, देख लो यार, ठीक है। सब बगल में बहुत अच्छे से सुंदर से लिख के दिया, दिस इज माई लैंग्वेज, ये पूरा मेरा बनाया हुआ टॉपिक है, तो सब लिखा हुआ है, खाली बस मेरे को समझो और याद करने की कोशिश करो, ठीक है। एक्स पार्टे असेसमेंट में क्या होता है? कहानी को समझो। इनकम टैक्स ऑफिसर है, उसने डिसाइड किया कि सिद्धार्थ अग्रवाल की फाइल का वो स्क्रूटनी असेसमेंट करेगा, मतलब डिटेल में चेक करेगा। तो उन्होंने मेरे को नोटिस भेजा और बोला कि सिद्धार्थ तुम अपना इनकम और एक्सपेंसेस का सारा प्रूफ, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स जमा करो मेरे पास इस तारीख तक। अगर मैं जमा कर देता हूं तो बात खत्म, वो चेक करते रहेंगे। लेकिन मैंने जमा किया ही नहीं, मैंने कोऑपरेट नहीं किया। उन्होंने फिर चिट्ठी लिखा, मैंने फिर कोई जवाब नहीं दिया। इस बार तीसरी बार उन्होंने चिट्ठी लिखा और बोला तुम हाजिर हो जाओ।
मैं गया ही नहीं, ठीक है, तो आई एम नॉट कोऑपरेटिंग। विदाउट कोऑपरेशन ऑफ द पार्टी आई एम द पार्टी, सिद्धार्थ इज द पार्टी, तो सिद्धार्थ तो कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो मेरे बिना कोऑपरेशन के वो इंसान क्या करेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर, वो अपने आप ही मेरे पिछले रिटर्न्स और मेरे डेटा के बेसिस में एस्टिमेट करेगा मेरी इनकम क्या है, और सीधा मुझे नोटिस भेज देगा, पैसा लाओ, टैक्स जमा करो, आपकी इनकम इतनी है। दैट्स कॉल्ड एक्स पार्टे असेसमेंट। अंदर पढ़ो। इफ द असेसी डज नॉट प्रोवाइड प्रूफ, मैं प्रूफ जमा नहीं कर रहा हूं, या उन्होंने बोला कि हाजिर हो, मैं गया ही नहीं, तब एओ अपने एस्टिमेशन और मेरे पुराने डॉक्यूमेंट्स के बेसिस में मेरा कैलकुलेशन करके नोटिस भेज देगा। ये बहुत डेंजरस हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। आप सोचोगे कि आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो वो तो आपका इनकम कम मानेगा, कतई नहीं, वो वहाँ पे आपकी इनकम और आपकी लायबिलिटी को बढ़ाने बैठा है, कम करने बैठा नहीं है। तो इट्स वेरी डेंजरस, यू शुड ऑलवेज कोऑपरेट। प्लस मैं एक और बात बता दूँ, कोऑपरेशन नहीं करने पर आपके ऊपर अलग से पेनल्टीज लग जाएंगे, ठीक है, तो कोऑपरेशन इज नेसेसरी। डोंट टेक इट कि सर आपने एक्स पार्टे पढ़ाया था तो मैं तो कोऑपरेट नहीं करूंगा। प्लीज कोऑपरेट करना जब सरकारी डिपार्टमेंट से नोटिस आए। पांचवा क्या है, ये है सर रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट मतलब दोबारा। इनकम टैक्स ऑफिसर को यह हक होता है कि अगर उन्हें लगता है कि आपके पहले के कोई साल में आपने अपना इनकम टैक्स कम दिया था, अपनी इनकम कम बताई थी, तो वो आपकी पुरानी फाइल को भी खोल सकते हैं और फिर से असेस कर सकते हैं और वो इनकम ऐड करके आपसे वापस से टैक्स मांग सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रीअसेसमेंट। पर ये तभी होगा जब एक्चुअली में आपने इनकम टैक्स की चोरी की हो, ठीक है। इफ एओ फील्स दैट सर्टेन इनकम ऑफ एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर हैज एस्केप्ड असेसमेंट, बेसिकली एस्केप्ड असेसमेंट का मतलब होता है टैक्स इवेजन, ठीक है। इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, ये लीगल भाषा है, इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, तो पहले के कोई साल का इनकम असेस नहीं हुआ था, मतलब आपने टैक्स चोरी किया था, उसको पता चला, तो वो फिर उस साल की फाइल खोल के वो पूरा इनकम का स्टडी करके उसमें इनकम ऐड करके हमको नोटिस भेज देगा कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, और ऑब्वियसली पेनल्टी वगैरह तो है ही। दैट इज कॉल्ड रीअसेसमेंट। ओके, सो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर असेसमेंट का डेफिनेशन बताओ। असेसमेंट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, लेकिन डिटेल में डिटर्मिनेशन ऑफ तितली, टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी। AO is the officer who assesses my tax. 5 types of assessment are there. पहले वाला जो है वो मैं खुद करता हूँ, सेल्फ असेसमेंट, बाकी 4 AO करता है। या तो वो समरी असेसमेंट करेगा या स्क्रूटनी असेसमेंट करेगा। स्क्रूटनी में मैं कोऑपरेट करता हूँ, बात अच्छी है, अगर नहीं कोऑपरेट करूंगा तो वो एक्स पार्टे असेसमेंट कर देगा। अगर पिछले किसी साल में उन्हें लगता है कि टैक्स इवेजन हुआ है तो पिछले साल की फाइल खोल के फिर से रीअसेसमेंट कर सकते हैं। दैट कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन दीज स्मॉल टॉपिक्स। अब आज का बड़ा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, डेफिनेशंस, ठीक है। एक बार लुक्स दिखा देते हैं। अभी मैंने 7, 8, 9 करा दिया, अब ये 10 नंबर है, बड़ा टॉपिक है, अब यही चलेगा पूरा आज की क्लास में, डेफिनेशंस, ठीक है। 10 नंबर डेफिनेशंस इज स्टार्टिंग ऑन दैट पेज, पेज नंबर 10 वहां पर, ठीक है, दिख रहा है तुमको बोर्ड पे एकदम, 10 नंबर पेज, एंड इट कंटिन्यूज अप टू पेज नंबर 17। तो पेज नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा, और ये चलेगा मतलब 7-8 पेज तक, पूरा पेज नंबर 17 तक जाएगा, ठीक है। ये चलते जा रहा है, देखो लास्ट में एक डायग्राम आएगा, यहाँ पे आके खत्म होता है पेज नंबर 17 पे। तो 8 पेज अभी डेफिनेशन है और बहुत अच्छे हैं। मतलब अक्सर क्या होता है ना, डेफिनेशन देख के स्टूडेंट घबरा जाता है, अरे हम कैसे याद रखेगा। पहली बात तो डेफिनेशन एग्जाम में आ सकते हैं, उनको बिल्कुल हक है पूछने का, आया हुआ भी है। सेकंड, माना कि कुछ डेफिनेशंस कॉम्प्लेक्स है, पर अगर आप उसमें थोड़ा सा समय दोगे, समझोगे अच्छे से, तो वो हो जाएगा, रट्टा नहीं होगा, पर हाँ समझ में आ जाएगा इतना अच्छा कि तुम एग्जाम में लिख सको। तो घबराना नहीं है, जरूरी चीज है ये, ठीक है। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग के सामने है, नंबरिंग कर दो, नंबर 1। सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग के सामने है द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। 3 पेज का डेफिनेशन है ये, और इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी है, बहुत अच्छा भी है, मस्त एग्जांपल्स है इसके, मैं पूरा डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। एक बार मैं बैठ जाता हूँ। डेफिनेशंस के अंदर जाने के पहले मैं तुम लोग को बुक शो करना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर आप बुक देके पढ़ाओगे नहीं, मैं बिल्कुल बुक दूंगा, एकदम प्रॉपर
प्रॉपर बढ़िया बुक देखिए, हम लोग पढ़ाई करेंगे। देयर विल बी 2 बुक्स, ये वॉल्यूम 1 है जो अभी प्रिंट होके जस्ट आया है, ठीक है। दिस इज वॉल्यूम 1 बुक, इट्स अ ब्लू कलर बुक। वो ब्लू कलर तुमको अभी यहाँ स्क्रीन पे शायद नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज मैं क्रोमा स्क्रीन में पढ़ा रहा हूँ, उसमें ब्लू कलर कैप्चर नहीं होता। सो इट्स अ ब्लू कलर फर्स्ट वॉल्यूम बुक। सेकंड वॉल्यूम बुक भी बाद में आएगा। प्रॉपर बुक विल बी गिवन टू यू। इतना बढ़िया बुक अभी किसी का भी नहीं है, आई एम टेलिंग यू, किसी का भी नहीं। मैं बुक में बहुत एफर्ट डालता हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट वॉल्यूम बुक आ चुका है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो इसी बुक के अंदर है, और हेड्स ऑफ इनकम तो है ही। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। सो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सबसे पहला डेफिनेशन हमारे सामने पर्सन। एक काम करते हैं ना, चलो नंबरिंग कर लेते हैं कि कितने डेफिनेशन है, क्या क्या है। फर्स्ट डेफिनेशन पर्सन का है, ये 3 पेज का है। 3 पेज से घबराओ मत, हे राम सर 3 पेज। एक्चुअली डेफिनेशन तो बहुत छोटा सा, इतना सा है, पर उसका एक्सप्लेनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, उससे 3 पेज हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ऐसे घबराओ मत कि वो 3 पेज है, ऐसा नहीं है। सेकेंड डेफिनेशन 3 पेज के बाद सेकेंड डेफिनेशन अपना कौन सा है? असेसी। एज आई टोल्ड यू, मैं भी पर्सन हूं, तुम भी पर्सन हो, पर तुम असेसी नहीं हो, मैं असेसी हूं, बिकॉज आई एम लायबल टू पे टैक्स। मैं इनकम कमाता हूं, मुझे इनकम टैक्स देना है। तुम्हारी भी इनकम होगी नहीं, या बहुत कम होगी 5 लाख के अंदर, तो तुम पे इनकम टैक्स लगेगा ही नहीं बेसिकली, ठीक है। तो तुम असेसी नहीं कहलाओगे। यू आर अ पर्सन बट नॉट एन असेसी। तो असेसी का डेफिनेशन है ये। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में पढ़ा चुका हूं, पर उनके डेफिनेशन ये रहे, देखेंगे यहां से भी दिखा दूंगा मैं तुमको। इनकम का डेफिनेशन, ये तो बहुत एक ब्रॉड डेफिनेशन होता है, पूरा 5 वर्ड्स ऑफ इनकम जो है ना वो भरा हुआ है इनकम के अलग अलग तरह के एग्जाम्पल से। फिर कंपनी का डेफिनेशन, कंपनी में क्या होता है, कंपनी में क्या काउंट होगा। वी नो व्हाट इज अ कंपनी, बट इसमें और ज्ञान है थोड़ा। 7 कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। 8 इंडिया का डेफिनेशन। इंडिया का जो डेफिनेशन है ना, उसके लिए मैंने एक बहुत सुंदर डायग्राम बनाया है, अगले पेज पे आएगा। 9 10 एवरेज रेट ऑफ टैक्स, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ओके, ये डायग्राम इंडिया को समझ लीजिए। तो दैट एंड्स आवर डेफिनेशन का पूरा रेंज। अभी ये रेंज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये 8 पेजेस। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। पर्सन के डेफिनेशन से मैं पूरा चर्चा चालू करूंगा। एक बार बैठ जाता हूं, देन विल कंटिन्यू। सबसे पहला डेफिनेशन है पर्सन। पहले याद करो फिर बात करो। डेफिनेशन बहुत छोटा है, डेफिनेशन बस इतना सा है। ये जो आपको 7 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, बस दैट इज द डेफिनेशन ओनली। पहले एक बार इसको याद कर लेते, फिर इस पर पूरी चर्चा करेंगे, डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज, ठीक है। पर्सन की डेफिनेशन में 7 तरह के पर्सन इन्होंने मेंशन किए हैं। इट इज एग्जॉस्टिव, इसमें सब तरह का पर्सन लोग शामिल कर लेते हैं, हर तरह का जो भी सोचोगे सब इसी में आ जाएगा। नंबर 1 है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग लाइक अस। इंडिविजुअल मतलब लिख लो नेचुरल पर्सन। हम और तुम, हम लोग दोनों क्या है? नेचुरल पर्सन है, इंसान है, सांस लेते हैं, जिंदा है। बाकी सारे जो पर्सन है उनको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो 2 नंबर क्या है? HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके ऊपर डिटेल में चर्चा है नेक्स्ट पेज में, ठीक है। HUF के बगल में लिख लो नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे मैं बहुत सुंदर तरह से तुमको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली समझाऊंगा, इतना अच्छा कि तुम लोग खुद भी अपने घर में भी तुमको पता चलेगा। अगर या तो तुम्हारे पापा ने ऑलरेडी HUF की फाइल बना रखी होगी, नहीं बना रखी हो तो तुम उनको बता सकते हो, ठीक है, उनको एक नया आइडिया दे सकते हो। ये एक्चुअली एक लीगल टैक्स सेविंग्स का तरीका है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स टीचर जो है वो हम लोगों को ना टैक्स इवेजन करने की, चोरी करने की स्कीम बताएगा। एकदम गलत बात है। जब आप इनकम टैक्स पढ़ते हो, इनकम टैक्स का नॉलेज आपको होता है, तो आप टैक्स इवेजन की बात नहीं करते, आप लीगल तरीके से जो सरकार ने आपको लीगल छूट दे रखा है कि यार ये बेनिफिट तुम्हारे लिए, वो हम लोग सीखते हैं कि क्या क्या लीगल बेनिफिट्स है जो गवर्नमेंट ने हमको दिया है जो हम उठा सकते हैं। तो वो तो उठाओगे ना। अगर सरकार अगर आपको कोई बेनिफिट स्कीम दे रहा है तो विल यू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट? यू विल टेक एडवांटेज ऑफ इट। व्हाट यू शुड नॉट डू इज इलीगल टैक्स इवेजन। तो टैक्स इवेजन सिखाना किसी भी टीचर का काम नहीं होता। हम लोगों का काम यही है कि आपको ये बताएं कि लीगल तरीके से आप अपना टैक्स थोड़ा सेव कैसे कर सकते हैं। तो नंबर 2 हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसी में होता है, वो अगले पेज में आएगा। 3rd है कंपनी। सर कंपनी तो हम लोग जानते ही हैं। 4 फर्म। फर्म में 2 तरह का फर्म होता है, पार्टनरशिप फर्म और LLP। LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। 5 नंबर AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ये याद करो, 5 नंबर क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस, AOP शॉर्ट में बोलते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है? कुछ लोग, चाहे वो नेचुरल पर्सन है चाहे आर्टिफिशियल पर्सन है,
साथ आके एक जॉइंट वेंचर बनाया, ठीक है, चाहे ह्यूमन बींग्स और कंपनीज वॉट एवर, नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन, दे केम टुगेदर एंड उन्होंने साथ में एक जॉइंट वेंचर बनाया प्रॉफिट कमाने के लिए, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, अ हाई राइज टावर, ठीक है, जिसको स्काई स्क्रेपर भी बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है ना 50 तल्ले 100 तल्ले की बिल्डिंग, उनको स्काई स्क्रेपर बोलते हैं। तो एक बहुत बड़ी ऐसी बिल्डिंग बनानी है, ये प्रोजेक्ट ना करोड़ों का होता है, मतलब करोड़ों मतलब हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। तो 4 अलग अलग बिल्डर कंपनी, 4 अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनी वो साथ आते हैं और बोलते हैं ये प्रोजेक्ट हम लोग मिलके बनाएंगे ताकि सबका रिस्क और रिवॉर्ड बढ़ जाए आपस में। तो ये जो 4 अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनी साथ में आके एक जॉइंट वेंचर कर रहा है, दिस जॉइंट वेंचर इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एग्जाम्पल लिखना है, सब लिखा हुआ है, यू डोंट हैव टू राइट। मैंने ना नेक्स्ट पेज में पूरा एक एग्जॉस्टिव एग्जाम्पल का लिस्ट बना रखा है, ठीक है, अगले पेज पे ही है, तो तुमको लिखना नहीं पड़ेगा, सब मैंने लिख के दिया है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस क्या होता है सर? इट इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन हु हैव कम टुगेदर टू डू बिजनेस फॉर प्रॉफिट, दैट्स लाइक जॉइंट वेंचर। एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बगल में एक और नाम है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। देखो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, यहां पर सिर्फ इंडिविजुअल्स लोग साथ आए हैं, यानी नेचुरल पर्सन। इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल होता है खुद हमारा इंस्टीट्यूट, हमारा मतलब नॉट माई, द सीए इंस्टीट्यूट, द सीएस इंस्टीट्यूट, द सीएमए इंस्टीट्यूट। ये जो हम लोग तीनों इंस्टीट्यूट की पढ़ाई करते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट सेक्रेटरी, कंपनी से, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये तीनों इंस्टीट्यूट्स जो है ना, दे आर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर समझा रहा हूं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में केवल नेचुरल पर्सन, इंसान ही मेंबर हो सकता है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन मेंबर हो ही नहीं सकता। इसका नाम क्या है सर? बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंडिविजुअल्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जैसे अब मैं तुम लोगों को बोलता हूं कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरा एक मेंबरशिप नंबर है, ठीक है, मेरा मेंबरशिप नंबर ऑब्वियसली बोल के नहीं सुनाऊंगा, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा एक मेंबरशिप नंबर है, हर सीए का एक मेंबरशिप नंबर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आई एम अ मेंबर ऑफ द सीए इंस्टीट्यूट, मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल इज अ मेंबर ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट। तो मेरे जैसे 3 लाख लोग और हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट में, 3 लाख मेंबर्स हैं, सबके सब क्या है? ह्यूमन बीइंग, सबके सब क्या है? ह्यूमन बीइंग्स। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं। तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सीए, सीएस या सीएमए नहीं है, जो बीकॉम है या प्रैक्टिशनर कर रहे हैं, आप लोग एडमिशन लिया है मेरे पास, तो मैं उनके लिए भी बता देता हूं। पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, एनी जो भी एआईडीएमके वगैरह जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, दे आर ऑल्सो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर कैसे? एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर केवल इंसान ही सदस्य हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, ओनली नेचुरल पर्सन्स। तो इट्स अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की एक विशेषता होती है कि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो होता है ना, ग्रीन कलर वाला, ये दिस इज फॉर प्रॉफिट मोटिव। एसोसिएशन ऑफ पर्सन जॉइंट वेंचर फॉर प्रॉफिट मोटिव। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल प्रॉफिट मोटिव या नॉन प्रॉफिट मोटिव दोनों हो सकता है। ज्यादा चांसेस है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ही रहेगा, ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो ये फर्क समझ में आ रहा है इन दोनों का? सब लिखा है, सब लिखा है, मैंने सब लिख दिया, तुमको एकदम सोचना नहीं है। 6 नंबर, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी वर्ड कहीं भी आए उसका मतलब होता है म्युनिसिपैलिटी। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जितने भी है ना, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे बॉम्बे में है बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बीएमसी, दिल्ली में अपना अलग है, एमडी नाम है शायद उसका, कलकत्ता में अलग है, केएमसी। ऑल दीज म्युनिसिपैलिटीज आर ऑल्सो पर्सन। लास्ट 7 नंबर, एजेपी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। देखो तो पूरा पढ़ो, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एजेपी। बेसिकली ये सब स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है, भारत सरकार द्वारा बनाई हुई स्टैट्यूटरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज वो होती हैं। जैसे सेबी का नाम सुना है? सेबी। आरबीआई को सुना है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट्स एन एजेपी। आरबीआई क्या प्रॉफिट मोटिव के लिए बना है? नहीं सर, आरबीआई तो एक रेगुलेटरी बॉडी है, भारत सरकार का बनाया हुआ। उसके लिए कानून पास हुआ था जिसका नाम है आरबीआई एक्ट 1934, और उस कानून के अंतर्गत आरबीआई की स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग बैंक्स,
क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रॉफिट कमाने के लिए? नहीं सर, वो रेगुलेटरी बॉडी है, वो बाकी बैंक्स को रेगुलेट करता है। अच्छा, हम और आप, क्या हम लोग जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपना खाता खुलवा सकते हैं? सवाल ही नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम लोगों के लिए कॉमर्शियल बैंकिंग नहीं करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ए रेगुलेटरी बॉडी। तो ऐसे रेगुलेटरी बॉडी को हम लोग कहते हैं एजेपी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। कोई और एग्जाम्पल दो सर। सेबी, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है पूरा स्टॉक एक्सचेंज, उसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी। व्हाट इज द फुल फॉर्म? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी इज आल्सो अ रेगुलेटरी बॉडी जो पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। तो ये सरकार का ही तो बनाया हुआ है। इट्स एन एजेपी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। यहां तक ठीक है? अब पहले याद करो फिर बात करो। पहले याद करेंगे सातों को, फिर ऊपर नीचे में बहुत सब जो भी बोला हूं ना, सब आई हैव रिटन इट डाउन फॉर यू, यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। ठीक है? What are the 7 types of person? Sir, individual, Hindu undivided family, company, firm, AOP, BOI, local authority, AJP। क्या हमें सीरियल ऑर्डर में याद रखने की जरूरत है? नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे। याद हो गया, अब बात करेंगे। सबसे पहले देखो, मैंने टीचर्स नोट, जगह जगह मैंने तुम्हारे लिए टीचर्स नोट डाल रखा है। टीचर्स नोट मैक्सिमम जगह पे जो मैंने डाल रखा है अपने किताब में, वो रट्टा नहीं करना है, वो तुम्हारे नॉलेज या रेफरेंस के लिए। जैसे स्टूडेंट को डाउट होता है, तकलीफ होता है, तो वो डाउट का जवाब है वो। मैं पहले से ही, मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होता है कि देखो, आई हैव बीन अ काइंड ऑफ स्टूडेंट जिसको हर बात पे डाउट होता था जब टीचर पढ़ाता था। तो जब मैं खुद भी पढ़ाता हूँ तो मैं इस बात का ख्याल रखता हूँ कि मेरे पढ़ाते वक्त स्टूडेंट्स को क्या क्या डाउट हो सकते हैं, वो सब मैं पहले से ही प्री इमेजिन करके उसको बुक में लिख देता हूं या क्लास में बोल देता हूं, ताकि तुम्हारे घर में डाउट तुमको नहीं हो। दैट इज माय टीचिंग स्टाइल, सो दैट डाउट्स आर मिनिमम। डाउट्स कम होते हैं ना तो स्टूडेंट को मजा आता है, इंटरेस्टिंग लगता है और याद कर पाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो हम लोग बोलते हैं टैक्स में कॉन्फिडेंस नहीं, वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि डाउट ही में खो जाता है एकदम स्टूडेंट। नंबर 1 टीचर्स नोट। टीचर्स नोट देखिए ना, घबराना मत। कई स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर आपने जगह जगह किताब में जो टीचर नोट डाल रखा है वो रट्टा करने के। अरे नहीं, रट्टा तो बस इतना सा था, ये 7 पॉइंट का डेफिनेशन। बाकी जो टीचर्स नोट है दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि तुम्हारा डाउट नहीं हो, तुमको समझ में आ जाए चीज। ठीक है, वो रटना नहीं है। टीचर्स नोट, हम लोग पर्सन को 7 टाइप्स में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सबके लिए टैक्स रेट थोड़ा अलग अलग है। जैसे इंडिविजुअल का टैक्स रेट अलग होता है, कंपनी का टैक्स रेट अलग होता है, इसलिए। ठीक है, वही बात टीचर्स नोट में मैंने लिख दी है। अब यहां पर एओपी, बीओआई और एजीपी के बारे में जो मैंने तुमको इतना बताया ना, वही लिखा हुआ है। नंबरिंग करो, 1 2 3। ठीक है, नंबर 1 एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी। एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी, ये सब प्रॉफिट के लिए हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, एओपी, बीओआई, एजेपी और लोकल अथॉरिटी, दे कैन बी फॉर प्रॉफिट या नॉट फॉर प्रॉफिट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो होता है ना, वो प्रॉफिट के लिए होता है, जैसे जॉइंट वेंचर वगैरह। ठीक है, लेकिन जो बाकी है ना, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जैसे सीए इंस्टीट्यूट, पॉलिटिकल पार्टी, म्युनिसिपैलिटी, एजेपी, सेबी, आरबीआई, दे, उनका मोटिव प्रॉफिट नहीं है। हाँ, प्रॉफिट तो सबको चाहिए, पर उनका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता। जनरली वो लोग प्रॉफिट के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, सेकंड, एओपी और बीओआई में क्या फर्क है? पहला फर्क, एओपी में नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन दोनों मेंबर हो सकते हैं, जबकि बीओआई का तो नाम ही है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, उसमें सिर्फ इंसान मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड, एओपी प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। एओपी प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। बीओआई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बीओआई प्रॉफिट मोटिव में हो भी सकता है, नहीं भी, ज्यादा चांसेस है नहीं होता। जैसे पॉलिटिकल पार्टी का एग्जांपल दिया मैंने तुमको, और फिर ये सीए इंस्टीट्यूट का एग्जांपल दिया। थर्ड, एओपी वर्सेस एजेपी। एजेपी क्या होता है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्संस आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, दे आर स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से कानून में बना था? नाम लिखा है मैंने, आरबीआई एक्ट 1934। यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी होती, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी भी एजेपी होता है। यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो मतलब क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। कैलकाटा यूनिवर्सिटी अंडर द यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, तो ये भी एक आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी, एक सेपरेट कानून में बना है। और यूनिवर्सिटी का मकसद कोई प्रॉफिट कमाना नहीं होता, एजुकेशन इंपार्ट करना होता है। अब इतना पढ़ने के बाद, ये जब तीनों इतना पढ़ते हैं तो सर याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, तो मैंने उसके लिए एक सुपर समरी बना दी है, नीचे लिखो।
सुपर समरी। एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। सबसे पहले एओपी का एग्जाम्पल बोलो सर। जॉइंट वेंचर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, कुछ पर्सन, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे आर्टिफिशियल पर्सन, दे हैव कम टुगेदर फॉर अ बिजनेस पर्पस, फॉर प्रॉफिट मोटिव, लाइक जॉइंट वेंचर। ठीक है, अंदर पढ़ते हैं। एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, प्रॉफिट मोटिव होता है क्या? यस, जॉइंट वेंचर प्रॉफिट के लिए बनता है। इसके मेंबर कैसे होते हैं? नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी इसके मेंबर हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना, 4 कंस्ट्रक्शन कंपनी मिलके एक जॉइंट वेंचर बनाया, उनको एक बड़ा टॉल बिल्डिंग बनाना है, इसके मेंबर्स चेंज होते रहते हैं। ओके। सेकंड, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसका एग्जांपल तुम लिख लो सीए इंस्टीट्यूट। जब मैं सीए इंस्टीट्यूट बोलता हूँ, अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि जो अदर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के या कंपनी सेक्रेटरी के, उनको बड़ा ये खराब लगता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब नाम लेते हो बार बार 3-3 4-4 नाम लेने से थकान हो जाता है, इसलिए आई जस्ट से CAI। ऐसा कुछ नहीं है कि आई एम नॉट रेफरिंग टू योर इंस्टीट्यूट। व्हेन आई से ICAI, इट इम्प्लाइज कि आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट। उनका नाम भी ICAI है एंड ICSI। तो CA इंस्टीट्यूट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, पॉलिटिकल पार्टी भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है। BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब इसके सदस्य सिर्फ इंडिविजुअल होंगे। ये प्रॉफिट मोटिव के लिए हो भी सकता है, नहीं भी, जनरली नहीं होता है, ठीक है, जनरली नहीं होता है। बट एग्जाम में लिखने के लिए येस और नो दोनों ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर लिखा होता है ना कि दे कैन बी फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट। तो लिखते वक्त एग्जाम में टेक्निकली तो हम बोलेंगे कि ये प्रॉफिट मोटिव हो भी सकता है, नहीं भी, पर प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ही होता है। मैं इसका एक एग्जाम्पल तुमको दूंगा जहां प्रॉफिट मोटिव भी होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक फादर है दशरथ, उनका बिजनेस है, बिल्डिंग्स है, प्रॉपर्टी है, वो मर गए। उनके 2 बच्चे हैं, राम और लखन, बड़े हैं, ठीक है, एडल्ट है मतलब। तो राम और लखन दोनों वो बाप का बिजनेस वगैरह जो है साथ साथ कैरी ऑन कर रहे हैं, पर उनके बीच में कोई पार्टनरशिप नहीं है। तो उनके बीच में पार्टनरशिप नहीं है, बट दे आर स्टिल डूइंग द बिजनेस टुगेदर। तो ये एक तरह से बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, ओके। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ वेरी रेयर एग्जाम्पल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के सदस्य कैसे होते हैं सर? इंडिविजुअल सारे नेचुरली होंगे ना, ठीक है, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। थर्ड, AJP, ये होता है आपका स्टैट्यूटरी बॉडी, लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये भी जनरली नॉट फॉर प्रॉफिट ही होता है, बट एग्जाम में लिखते वक्त यस और नो दोनों ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या इसमें हम और तुम जाके मेंबर बन सकते हैं? सर नहीं, ये सरकार का चालू किया हुआ है। ऑल दीज AJP, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इसके मेंबर भी आर्टिफिशियल ही होते हैं, ये गवर्नमेंट का ही स्टार्ट किया हुआ होता है, ठीक है। सो इसके मेंबर्स भी आर्टिफिशियल ही होते हैं, AJP। इसके मेंबर्स फ्लक्चुएट नहीं करते, ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया हुआ रहता है, इसका मेंबरशिप ओपन नहीं होता किसी के लिए, कोई इसका मेंबर बन नहीं सकता। तुम सुनो, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या तुम किसी जॉइंट वेंचर को स्टार्ट कर सकते हो? हाँ सर, हम लोग 4 दोस्त मिलकर जॉइंट वेंचर करेंगे, गुड। क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बन सकते हो? हाँ। क्या आप CA इंस्टीट्यूट के मेंबर बन सकते हो? हाँ, पढ़ना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, पर बन जाएंगे। पर क्या आप RBI के मेंबर बन सकते हो? सर चांस ही नहीं है। क्या आप यूनिवर्सिटी के मेंबर बन सकते हो? बन ही नहीं सकते। अरे यूनिवर्सिटी से पास होकर निकला मतलब यूनिवर्सिटी का मेंबर नहीं बना, वो तो मैं भी यूनिवर्सिटी से पास करके निकला, तो क्या यूनिवर्सिटी ने मुझे कोई मेंबरशिप नंबर दिया? नहीं। तो इनके आप मेंबर नहीं बन सकते। AOP BOI यू कैन क्रिएट और यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ एन AOP BOI, बट यू कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ AJP। AJP सरकारी बॉडी होता है, तो उसका मेंबर्स फ्लक्चुएट नहीं कर सकता। तो वहां पे देखो नो, देख रहा ऑरेंज कलर में नो। क्लियर है? काफी डिस्कशन हो गया। अब मैंने ना इसका पूरा एग्जाम्पल का लिस्ट बना के डाल दिया एकदम एग्जॉस्टिव, ताकि डाउट ही नहीं हो। चलो अब देखते हैं, ठीक है। पहला, सोल प्रोप्राइटरशिप। एक इंसान सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा है, तो वो कौन सा टाइप ऑफ पर्सन है 7 में से? सर वो इंडिविजुअल है, ठीक है। ये तीनों के तीनों, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सबके सब फर्म कहलाएंगे, सबके सब फर्म है। 5 से लेके 9 तक ये सब कंपनी है।
5 नंबर क्या है? डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी मतलब इंडियन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब विदेशी कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी का एग्जांपल लिख लो। प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिसके कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं, वो एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है। क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब जिसका शेयर्स कुछ लोगों के हाथ में, क्लोज ओनरशिप, ठीक है। वाइडली हेल्ड कंपनी का एग्जांपल लिख लो। लिस्टेड पब्लिक कंपनी, जो बड़ी बड़ी लिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है जिसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में बिकते हैं, जैसे रिलायंस, आईटीसी, उसके लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, तो शेयर होल्डर्स एकदम फैला हुआ है। वाइडली हेल्ड कंपनी, दैट्स ऑल्सो कंपनी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है, पर है तो वो भी कंपनी, वो गवर्नमेंट का बनाया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी तो कॉमर्शियल बैंकिंग करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप जाके अपना अकाउंट खोल सकते हो। हाँ सर, खोलते हैं अकाउंट हम लोग, उसमें पैसा निकालते हो, बिल्कुल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्क्स लाइक एनी अदर बैंक। आप जैसे एचडीएफसी बैंक में अपना खाता खोलते हो, आप स्टेट बैंक में भी खोल सकते हो। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। जस्ट बिकॉज वो गवर्नमेंट का है, दैट डज नॉट मीन कि वो एजेपी हो गया। एजेपी का मतलब होता है स्टैट्यूटरी बॉडी, जो रेगुलेटरी बॉडी होता है। दिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट अ रेगुलेटरी बॉडी। एसबीआई किसी को रेगुलेट नहीं करता, वो कमर्शियल बैंकिंग कंडक्ट करता है, तो एसबीआई भी कंपनी माना जाएगा। तो ये सारे के सारे कंपनी हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट वेंचर, ये एओपी होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी लोग एक साथ आते हैं प्रॉफिट के मकसद से, जॉइंट वेंचर में भी एक साथ आते हैं प्रॉफिट के मकसद से। एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तीनों इंस्टीट्यूट, सीए, सीएससीएमए, लेबर यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी, दशरथ मर गया, उसके दो बेटे राम लखन, ये सब क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें मेंबर सिर्फ इंडिविजुअल ही होते हैं। मोस्टली नॉट फॉर प्रॉफिट होता है, कभी कभी फॉर प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। यही एग्जांपल मैंने दिया था पिछले पेज में। ये तो सिंपल है एकदम। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये मुंबई का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है? लोकल अथॉरिटी। लास्ट ये तीन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इज एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। आरबीआई, सेबी, दे आर रेगुलेटरी बॉडीज। दे आर ऑल्सो आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। और लास्ट वाला एकदम सुपर्ब है, भगवान। ये भगवान को इन्होंने कहां से फंसा लिया इसके अंदर। लास्ट नंबर पढ़ो, 19 नंबर क्या लिखा है? डेटी। डेटी का मतलब होता है गॉड, गॉडेसेस। मैं थोड़ा सा 2 मिनट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आई एम बाय रिलीजियन हिंदू। मैं, मेरे नाम से तो तुम समझ ही रहे हो, सिद्धार्थ अग्रवाल। अग्रवाल मतलब मारवाड़ी होता है, पर मारवाड़ी एक कम्युनिटी है। दिस कम्युनिटी हेल्स फ्रॉम राजस्थान, हरियाणा, ठीक है। सो आई एम फ्रॉम हरियाणा। तो ये एक कम्युनिटी है, लेकिन मेरा धर्म क्या है, मेरा रिलीजन क्या है? मेरा रिलीजन है हिंदुइज्म। कोई फॉर्म जब भरना पड़ता है मुझे वीजा के लिए, पासपोर्ट के लिए, तो वो लोग मुझसे पूछते हैं नेशनैलिटी। नेशनैलिटी इंडियन, हम सबकी नेशनैलिटी इंडियन है, हम इंडियन है, वी आर इंडियन सिटीजन्स। रिलीजन पूछता है हिंदू। रिलीजन या फेथ का मतलब होता है हिंदू, मेरा धर्म हिंदू है। थर्ड, कम्युनिटी मारवाड़ी, ठीक है। वैसे तो अब सुनो, हिंदुओं में मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट होता है। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं आइडल वर्शिपिंग। मूर्ति पूजा मतलब आप कभी भी हमारे ऑफिस में आओ, हमारे घरों में आओ, तो आपको मूर्तियां मिलेंगी। जैसे ऑफिस में गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति है। आप मेरे सेंटर पे आते हो, बड़ी सी एक सरस्वती जी की प्रतिमा है। जैसे मेरे सेंटर पे घुसोगे ना, एकदम सामने बड़ा सा एक सरस्वती माँ का मूर्ति है, सरस्वती जी की प्रतिमा है। तो हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मतलब देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। दिस इज वन मैकेनिज्म। हर धर्म में ऐसा नहीं होता। जैसे अगर आप एग्जाम्पल करो सिख धर्म का, तो सिख में गुरु लोगों की पूजा की जाती है, जैसे गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, तो गुरुओं की पूजा की जाती है, वहां मूर्ति पूजा कॉन्सेप्ट नहीं है। जैन में भी अगर आप बात करो, तो जैन में भी गुरुओं की पूजा की जाती है। बट क्या है कि अब हम लोग, इंडिया इज अ मिक्सचर।
तो हम लोग क्या है ना, हम लोग हर एक दूसरे के धर्म से कुछ ना कुछ बोरो कर रहे हैं। तो आप कई लोगों को पाओगे जो जैन होते हैं पर फिर वो भी मूर्ति पूजा करते हैं, वो है हम लोग का वैसा ही मिक्सचर रेस हो गया ना सब कुछ, ठीक है। आप जानते हो कि कई मंदिर है, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जहां पर चढ़ावा आता है, मतलब लोग अपनी श्रद्धा से भगवान के कुछ डोनेट वगैरह करते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल इन इंडिया इज तिरुपति बालाजी का मंदिर, ठीक है। तिरुपति बालाजी का जो मंदिर होता है वो बहुत चढ़ावा आता है, तो उस मंदिर को भी उन्होंने एक पर्सन माना है। अब उस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन, पर क्या वो पर्सन माना जाएगा? बोला हाँ पर्सन माना जाएगा। कोर्ट ने बोला कि देवी देवता की जो मूर्ति जिसके नाम पे मतलब श्रद्धालु लोग आके पैसा देते हैं, दान पेटी में डालते हैं, वो भगवान भी, वो डेटी भी, उसको भी पर्सन माना जाएगा। कौन सा पर्सन मानेंगे, नेचुरल कि आर्टिफिशियल? बोला आर्टिफिशियल, AJP, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। तो भगवान को भी इन्होंने AJP की कैटेगरी में डाल दिया, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। तो ये है सर आपके सामने 19 लिस्ट। एग्जाम में इसके बियॉन्ड आने का चांस ही नहीं है। MCQ हो सकता है, उसमें पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको याद रहना चाहिए। इसमें सर अच्छा वाला बताओ जो मेरे को याद रखना है, बाकी तो इजी है। अच्छा वाला कौन सा मैं बता देता हूं, हाईलाइट कर लो। ये लास्ट वाले जितने हैं ना, यही सब अच्छे हैं। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया ये ज्यादा थोड़ा सा कैची है, ये याद रहना चाहिए, बाकी तो नेचुरल अपने आप ही निकल के आएगा। ओके सर, so we have done all the 7 types of persons, we have understood the 7 types of persons, we have seen their examples also is great. Now I will talk about Hindu undivided family. अभी मैंने बोला था ना कि ये जो 7 पर्सन है पहले याद करो फिर बात करो, तो याद तो अपने कर चुके, बात कर रहे हैं, तो अब बाकी सारा बातचीत हो गया, सिर्फ एक बातचीत बचा है, दैट इज सेकेंड नंबर पॉइंट, 2 नंबर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट पेज ये रहा, HUF। मैं अभी तुम लोग के साथ HUF का डिस्कशन करने जा रहा हूँ, बहुत सुंदर है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके डिस्कस करूंगा, मेरा खुद का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और फिर अपने बातचीत करेंगे, ठीक है। एक बार मैं खड़ा हो जाता हूँ, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन HUF का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सबसे पहले तो आप समझ लो इसका मतलब जॉइंट फैमिली नहीं होता है, ठीक है। इट डज नॉट मीन जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली हो भी सकता है, नहीं भी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अनडिवाइडेड फैमिली। अब स्टूडेंट लोग क्या सोचते हैं कि हिंदू मतलब, समझ गए हिंदू, अनडिवाइडेड का मतलब जो फैमिली टूटा नहीं है, मतलब जॉइंट फैमिली है, नहीं, ये आप एकदम गलत सोच रहे हो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जॉइंट फैमिली भी हो सकता है, न्यूक्लियर फैमिली भी हो सकता है, ठीक है। मे और मे नॉट बी जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली का उल्टा क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली। आई विल गिव यू एग्जांपल, जैसे मेरी फैमिली अभी जॉइंट फैमिली, ठीक है, पापा मम्मी है, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी 2 ट्विन डॉटर्स हैं 1 साल की, विकास भैया है, विकास भैया की वाइफ है, और उनका एक छोटा सा बेटा है 1 साल का, वो भी। तो घर में हमारे 3 बच्चे 1-1 साल के, तो वी आर लाइक अ जॉइंट फैमिली, 9 मेंबर्स की फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जॉइंट फैमिली होगा तभी HUF होगा, न्यूक्लियर फैमिली में भी हो सकता है। सपोज मान लो कि तुम अपने घर में, तुम्हारे घर में सपोज एग्जाम्पल के तौर पे 3 या 4 मेंबर है, लेटर से 4 मेंबर है, तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, तुम और तुम्हारा भाई या बहन, ठीक है। तो सपोज तुम्हारी फैमिली में 4 लोग हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है जिसमें एक ही कपल हो, हस्बैंड वाइफ का एक ही पेयर हो। तो इफ इन योर फैमिली देयर इज हस्बैंड वाइफ का एक ही पेयर, मतलब योर पापा मम्मी बेसिकली, तो वो कहलाएगा न्यूक्लियर फैमिली, ओके। और हम, मेरे केस में जैसे हमारे घर में 3 कपल हो गए ना, पापा मम्मी, मैं, मेरी वाइफ, विकास भी उसकी वाइफ, तो इट्स अ जॉइंट फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे जॉइंट फैमिली हो चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली हो, यू कैन फॉर्म HUF। HUF में बस एक कपल होना जरूरी है। HUF बनाने के लिए एक कपल होना जरूरी है, हस्बैंड वाइफ का एक पेयर होना जरूरी है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ प्रॉपर रजिस्टर्ड, ठीक है। एक कानून है जिसका नाम है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। जैसे जब तुम्हारी शादी होगी तो इफ यू आर हिंदू, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। तो एक कपल होना चाहिए,
एक कपल होना जरूरी है, शादीशुदा कपल अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, तो वो एचयूएफ बना सकता है। जॉइंट फैमिली होना कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, एचयूएफ जो है कैसे बना? एक कपल आया, जैसे मान लो तुम्हारी शादी हो गई सपोज एक बार फ्यूचर में, तो तुम और तुम्हारी वाइफ या तुम और तुम्हारा जो हस्बैंड है उन्होंने मिलकर एक एचयूएफ बना लिया। अब तुम लोग एचयूएफ के मतलब लीडर हो, क्योंकि तुमने स्टार्ट किया। जो तुम्हारे बच्चे होंगे, पोते पोतियां होंगे, वो सब उस एचयूएफ के ऑटोमेटिक मेंबर बन जाएंगे, सब ऑटोमेटिक उसके मेंबर बनते चले जाएंगे। जैसे मेरे फादर ने एक एचयूएफ बनाया था, मेरे फादर का नाम है राजकुमार अग्रवाल, ठीक है, राजकुमार अग्रवाल। तो मेरे फादर ने एक एचयूएफ बनाया था। एचयूएफ का नाम कैसे होता है मैं बता देता हूँ। जो शादीशुदा कपल होता है ना, जो जोड़ा, उसमें जो हस्बैंड होता है मेल, उसके नाम से एचयूएफ बनता है, ठीक है। तो मेरे फादर का नाम है राजकुमार अग्रवाल, मेरी मदर का नाम है मधु अग्रवाल। तो इन लोग जैसे मैरिज हुआ तो फिर एचयूएफ बना, तो एचयूएफ का नाम क्या होगा? राजकुमार अग्रवाल एचयूएफ। दैट इज द वे, ठीक है। एचयूएफ का नाम कैसे रखा जाता है? मेल पर्सन का नाम लिख दो, जो आदमी उसका नाम आएगा राजकुमार अग्रवाल, फिर लास्ट में एचयूएफ। दैट इज द वे यू नेम एन एचयूएफ। एचयूएफ के अंदर जिस मेल व्यक्ति ने चालू किया उस एचयूएफ को, उसको हम लोग कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों में कर्ता बोला जाता है, KARTA, कर्ता। सो राजकुमार अग्रवाल एचयूएफ में कर्ता कौन है? राजकुमार अग्रवाल, माय फादर, और बाकी जो भी है, मेरी मम्मी मधु अग्रवाल, हम दोनों भाई सिद्धार्थ अग्रवाल, विकास अग्रवाल, हमारे जो बच्चे हैं, वी आर ऑल मेंबर्स या को पार्सनर्स ऑफ एचयूएफ, ठीक है। हम लोग सबको मतलब पापा तो करता है और बाकी सब हम लोग क्या है? हम लोग को आप बोलोगे मेंबर ऑफ एचयूएफ या को पार्सनर ऑफ एचयूएफ, ठीक है। हमारा जो ये एचयूएफ है, ये हिंदू में दो स्कूल ऑफ लॉ होता है, एक होता है मितक्षरा स्कूल ऑफ लॉ, एक होता है दया भागा स्कूल ऑफ लॉ। सबसे पहले तो अब ये समझ लो, हिंदू लॉ कोई कानून नहीं है। हिंदू लॉ कोई पार्लियामेंट में पास किया हुआ कानून नहीं है। हिंदू लॉ कई डॉक्यूमेंट से, कमेंट्रीज से क्रिएट होके बना है। इसमें दो स्कूल्स ऑफ लॉ होते हैं। स्कूल ऑफ लॉ मतलब ये नहीं कि कोई स्कूल इसमें जाके पढ़ लो, वैसा नहीं। स्कूल ऑफ लॉ मतलब होता है पद्धति। स्कूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? पद्धति, कि इस पद्धति, इस सिस्टम में चल रहे हो आप, ठीक है। तो हिंदू स्कूल ऑफ लॉ जो है वो दो है मेन, मितिक्षरा और दया भाग। पूरे भारत में मितिक्षरा चलता है, केवल वेस्ट बंगाल और आसाम में दया भागा स्कूल ऑफ लॉ चलता है। ये बस तुम्हारी जानकारी के लिए, तुमको दया भागा स्कूल ऑफ लॉ याद करने की जरूरत नहीं, तुम मितिक्षरा ही याद करोगे, ठीक है। तो पूरे भारत में चलता है मितिक्षरा स्कूल ऑफ लॉ। इनफैक्ट मेरी तो पूरी फैमिली, वी आर इन कैलकाटा वेस्ट बंगाल, पर हम लोगों का भी जो एचयूएफ है वो मितिक्षरा स्कूल ऑफ लॉ में ही बना है। इवन बंगाल और आसाम में भी मैक्सिमम लोग मितिक्षरा स्कूल ऑफ लॉ के अंदर ही एचयूएफ क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो मेरे पापा ने, राजकुमार अग्रवाल एचयूएफ, उन्होंने एचयूएफ क्रिएट किया, मितिक्षरा स्कूल ऑफ लॉ के अंदर क्रिएट किया। एचयूएफ स्टार्ट करने के लिए एक शादीशुदा कपल चाहिए, जो मेरे पापा और मम्मी, ठीक है। फिर वो जो एल्डेस्ट मेल पर्सन है, माय फादर, ही इज कॉल्ड कर्ता, रेस्ट अदर पीपल आर कॉल्ड मेंबर या को पार्सनर। मितिक्षरा स्कूल ऑफ लॉ के अंदर जो भी इस फैमिली में पैदा होते जाएगा जो बच्चा, वो अपने आप ही हिंदू फैमिली का मेंबर बनते जाएगा और उसका संपत्ति पे अपने आप ही अधिकार आएगा। तो हमारे घर में 1 साल पहले जो 3 बच्चे पैदा हुए, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न इन द एचयूएफ, दे ऑटोमेटिकली बिकेम मेंबर ऑफ द एचयूएफ। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही, जो तीनों बच्चे हैं वो पापा ने जो एचयूएफ बनाया था उसके मेंबर ऑटोमेटिकली बन गए, अपने आप ही तीनों के तीनों मेंबर बन गए और उनका संपत्ति पे भी अधिकार आ गया। मतलब वो हैं साल भर के एकदम छोटे छोटे से, पर उनका भी अब संपत्ति पे बराबर अधिकार आ चुका है। ये है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब इसको लीगली क्रिएट करने का तरीका क्या है वो मैं सिखा दूंगा, मैं नीचे लिखा दूंगा, डोंट वरी, आई विल गिव यू प्रैक्टिकल ज्ञान ऑल्सो, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस। एचयूएफ को इनकम टैक्स में एक सेपरेट पर्सन के नजरिए से देखा जाता है, इट्स रिगार्डेड एज अ सेपरेट पर्सन। तो मेरे फादर मिस्टर RK अग्रवाल एक अलग पर्सन है कानून की नजरों में इनकम टैक्स में, और उनका जो एचयूएफ है वो एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है कानून की नजरों में। तो दोनों का इनकम टैक्स अलग अलग कैलकुलेट होता है, दोनों का ITR इनकम टैक्स रिटर्न अलग अलग जमा किया जाता है। पढ़ते आओ। नंबर 1, एचयूएफ इज ट्रीटेड एज अ पर्सन under Income Tax Act. HUF is a separate entity. Under Hindu law, an HUF is a family which consists of all persons lineally descended from a common ancestor. In my example,
हु इज द कॉमन एंसेस्टर? माय फादर राजकुमार अग्रवाल, ठीक है। पापा से ही जो भी मतलब बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, जैसे 2 बच्चे, मैं और मेरा भाई सिद्धार्थ विकास, हमारे जो बच्चे हैं, तो वी आर ऑल लीनियल डिसेंडेंट्स ऑफ माय फादर। मैं फिर से बोल देता हूं, सिद्धार्थ, विकास, our 3 babies, we are lineal descended from the common ancestor, my father, okay, and their wives and daughters and sons, ठीक है, and includes their wives and daughter। तुम बोलोगे सर सन नहीं लिखा, सन ऑटोमेटिकली है, वो डॉटर भी बोलने का जरूरत नहीं था, वो लीनियली डिसेंडेड में ही आ गया, ठीक है। जो पोता होता है वो भी तो लीनियली डिसेंडेंट ही है, तो वाइव्स एंड डॉटर सब उसमें इंक्लूडेड है। एंड एचयूएफ, ये ना मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में नेक्स्ट पेज में डाला है। तुम में से जिनको भी डाउट है कि सर हिंदू फैमिली ये जो एचयूएफ में कौन कौन आएगा, वो मैंने बहुत सरल भाषा में अगले पेज में डाला है, डोंट वरी, ठीक है। एन एचयूएफ कैन नॉट बी क्रिएटेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बनता, ये फैमिली में पैदा होते ही अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाता है। इट इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली इन अ हिंदू फैमिली। बस एक शादीशुदा कपल होना चाहिए, तो उसमें जो पति होगा उसके नाम से एचयूएफ, और बाकी जो भी पैदा होते जाएंगे सब उस एचयूएफ के अपने आप ही मेंबर बनते जाएंगे। अब ये एक अमेंडमेंट आया था जो हमारे लिए जरूरी है, मैं सिंपल भाषा में एकदम बता देता हूं। 2005 के पहले स्थिति खराब थी, फिर अमेंडमेंट आया और अब बहुत अच्छा हो गया। पहले ऐसा था कि एचयूएफ के अंदर जो बेटी पैदा हुई है, जब तक उसकी शादी नहीं होगी, अनमैरिड, तब तक वो एचयूएफ का हिस्सा है। शादी हो जाने के बाद शी विल नॉट बी अ मेंबर ऑफ एचयूएफ, मतलब मैरिज हो गया, मैरिड डॉटर्स वर नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ एचयूएफ, उनका एचयूएफ की संपत्ति पे हक नहीं होगा, ये पहले था। फिर इसके ऊपर बहुत कोर्ट केसेस गए और हमारा समाज धीरे धीरे प्रोग्रेसिव हो रहा है, ठीक है। पेट्रियार्की तो आज भी है, पितृसत्ता कहते हैं हिंदी में, पर वो धीरे धीरे कम हो रहा है। पितृसत्ता या पेट्रियार्की का मतलब होता है एक ऐसा सोसाइटी, एक ऐसा समाज जो बेसिकली पुरुष प्रधान समाज है, मेल डोमिनेटेड है। वो सच है, इंडिया अभी भी मेल डोमिनेटेड है। आप खुद देखो ना, इतने सारे मतलब प्रोफेशंस वगैरह में आपको ज्यादा लड़के मिलेंगे, लड़कियां कम मिलेंगी, ठीक है। तो ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, पेट्रियार्की कम होते जा रहा है धीरे धीरे। तो अमेंडमेंट आया 2005 में और बोला गया कि अब जो बेटी है शादी के बाद भी मैरिड डॉटर विल ऑल्सो बी रिगार्डेड एज अ मेंबर ऑफ एचयूएफ, और उसका भी संपत्ति पे बराबर का अधिकार होगा। तो अमेंडमेंट क्या है? एकदम सरल बात, even the married daughter will be regarded as a member co-person of एचयूएफ, संपत्ति पे हक होगा। पर एक छोटा सा कैच है, मैरिड डॉटर तो एचयूएफ की मेंबर होगी, पर मैरिड डॉटर का जो पति है, जमाई या उसके जो बच्चे हैं मैरिड डॉटर के, वो एचयूएफ के मेंबर अभी भी नहीं है, ठीक है। मतलब ये कमाल की बात है, बेटा शादी के पहले और शादी के बाद एचयूएफ का मेंबर है, बेटे की पत्नी, बेटे के बच्चे वो एचयूएफ के मेंबर हैं। पर बेटियों के साथ मैरिज के बाद वो बेटी मैरिड डॉटर वो तो एचयूएफ की मेंबर है, पर उसका पति या उसके बच्चे वो एचयूएफ के मेंबर अभी भी नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट पेज। However, the husband and children of the married daughter are not members of HUF. अब ये सबसे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, लर्न, याद करते हैं एचयूएफ में कौन कौन आता है इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। याद करना है अपने को थोड़ा। नंबर 1 जो स्टार्ट किया, एल्डेस्ट मेल मेंबर, जैसे मेरे फादर राजकुमार अग्रवाल, तो ही इज कॉल्ड करता, वो तो रहेंगे। उनकी वाइफ, माई मतलब उनकी वाइफ हिज स्पाउस, मतलब मीन्स माई मदर बेसिकली। थर्ड सन्स, तो सन चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड एचयूएफ का मेंबर है, तो मैं और विकास भैया वो मेंबर होगा इसके एचयूएफ के। डॉटर्स, तो मेरे फादर की तो कोई डॉटर डायरेक्टली है नहीं, अगर होती तो मैरिड ही हो या अनमैरिड वो भी एचयूएफ की मेंबर बन जाती। सन्स वाइफ, सन्स चिल्ड्रन, मतलब मेरे और विकास भैया के जो वाइफ्स हैं और हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है, वो भी एचयूएफ के मेंबर हैं। तो कुल मिला के इन आवर फैमिली, हमारा जो ये 9 लोगों का फैमिली मेरा, जिसमें 3 कपल्स हैं और 3 बच्चे हैं, हम लोग 9 के 9 इस एचयूएफ के मेंबर हैं। अगर मेरी कोई बहन रही होती, मतलब पापा की बेटी, तो शादी के बाद भी वो एचयूएफ की मेंबर रहती, पर उसके पति, मतलब मेरा क्या लगता रिश्ते में, शायद जीजा, और उसके जो बच्चे हैं वो एचयूएफ के मेंबर नहीं होते, बट द मैरिड डॉटर वुड हैव बीन अ मेंबर ऑफ एचयूएफ, ठीक है। सो ये एकदम समरी में याद रखना कि कौन कौन एचयूएफ का मेंबर है। कर्ता, हिज स्पाउस, sons, daughters, sons wives, sons children, but not daughters husband and daughters children. जैन और सिख जो होते हैं
वो हिंदू नहीं होते हैं टेक्निकली, मैंने बताया था ना, उनका गुरु, उन लोग गुरु की पूजा करते हैं और हिंदू मूर्ति की पूजा करते हैं, तो अलग धर्म है, पर उनको भी एचयूएफ का फैसिलिटी है, वो भी एचयूएफ बना सकते हैं, ठीक है, वो लोग भी एचयूएफ बना सकते हैं। 2 स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ आर देयर, दया भागा जो बंगाल और असम में चलता है, हमारे लिए काम का कौन सा है, मितिक्षरा, ठीक है, ये पूरे भारत में चलता है, इवन बंगाल असम में भी आप मितिक्षरा के अंदर एचयूएफ बना सकते हो। मितिक्षरा लॉ ज़्यादा अच्छा है, मितिक्षरा लॉ में जैसे ही कोई पैदा होता है वो तुरंत एचयूएफ का मेंबर बन जाता है और उसका एचयूएफ की संपत्ति पे अधिकार आ जाता है। Every child born in the family automatically becomes a member or co-person of HUF and gets the right in the property. दया भागा में ऐसा नहीं होता, दया भागा में जब तक वो मेल मेंबर जिंदा है बाकी किसी का प्रॉपर्टी पे हक नहीं आएगा। हम लोग को ये खाली इसमें जितना मैं बताया ना उतना ही देखना है, बाकी सिर्फ रेफरेंस के लिए उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दैट वाज HUF। अच्छा, अब मैंने तुम लोग को बोला था खत्म होता है पर्सन का डेफिनेशन, HUF भी हो गया, पर मैंने तुम लोग को एक बोला था बात कि HUF कैसे बनाया जाता है वो भी मैं तुमको सिखाऊंगा। HUF बनाने का एक फायदा है, ये एक लीगल तरीका है जिससे आप अपना इनकम टैक्स थोड़ा कम कर सकते हो। आगे जाके मैं इनकम टैक्स से बहुत कुछ बताऊंगा तुम लोग को, अभी एक बार शॉर्ट में बता रहा हूं। 5 लाख रुपए तक अगर किसी इंसान की इनकम है, अगर एनुअली एक साल में आपका टोटल इनकम 5 लाख आ रहा है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं है। एकदम सिंपल भाषा में भी एक बार बता रहा हूं, 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन होती है, फिर 2.5 लाख का रिबेट हो जाता है वगैरह वगैरह। कुल मिला के शॉर्ट में बस समझ लो कि 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आप पे टैक्स नहीं है। HUF बनाने का फायदा क्या होता है कि आप एक इंसान जो इनकम कमा रहा है वो अपने कुछ इनकम्स HUF के नाम पे भी कमा सकता है, तो HUF के ऊपर भी सेम टैक्स रेट होता है जो एक इंसान के ऊपर होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे फादर की इनकम अगर एनुअली 5 लाख के अंदर है तो उन पर टैक्स नहीं है। मेरे फादर ने एक HUF बना रखा है, राजकुमार अग्रवाल HUF, वो एक अलग एंटिटी, अगर उसमें भी 5 लाख तक का इनकम हो जाए तो उस पर भी टैक्स नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि माय फादर कैन डू समथिंग लाइक दिस कि वो अपना बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट्स है जैसे फिक्स डिपॉजिट वगैरह वो अपने नाम पे नहीं रख के HUF के नाम पे कर दें, तो उससे जो भी इंटरेस्ट इनकम वगैरह आएगा वो HUF के नाम पे आएगा, तो 5 लाख तक तो HUF पे भी टैक्स नहीं लगेगा और उनके ऊपर खुद भी 5 लाख तक टैक्स नहीं है। तो एक तरह से उनका 5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स बच गया ना, यही फायदा है। बस HUF बनाने का ऐसा नहीं कि आपको कोई करोड़ों का फायदा है। सरकार ने एक छोटा सा इंसेंटिव दिया कि जो शादीशुदा लोग हैं, हिंदू फैमिली जो शादीशुदा कपल है, उनको 5 लाख का एक एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा कि 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट HUF के नाम पे रख लेंगे। ये बेसिक चीज है। इसके अलावा अगर हाई फाई बात करनी है तो आप HUF एक सेपरेट पर्सन है, आप HUF के नाम से प्रॉपर बिजनेस भी कर सकते हो, आप कोई धंधा बिजनेस भी चालू कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। HUF बनाते कैसे हैं यही लिख लो, एक मैरिड कपल मस्ट है, राइट डाउन। बस हो गया, ठीक है। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, एग्जाम के लिए नहीं है, सीखना सीखो, नहीं सीखना मत सीखो, तुम्हारी इच्छा, मैं बता दिया, क्योंकि ये सब ज्ञान आपको प्रैक्टिकली मिलता नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग भी अगर तुम्हारे जाके अपने पापा से पूछना, उन्होंने शायद HUF बना ही रखा होगा, अगर नहीं बना रखा होगा तुमको बोल सकते हो, सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। अ मैरिड कपल, हिंदू कपल विथ और विदाउट चिल्ड्रन, बच्चे होने जरूरी नहीं है, कैन क्रिएट HUF। एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, सही ज्ञान बहुत मुश्किल से मिलता है, मतलब सबको लगता है कि ओ ज्ञान तो फ्रीली अवेलेबल है, नो,
घटिया ज्ञान इज फ्रीली अवेलेबल। सही ज्ञान जो है ना वो फ्री में नहीं मिलता, बहुत मेहनत करती है, इनफैक्ट ढूंढने पे भी नहीं मिलता, पैसे देने पे भी नहीं मिलता। कितने सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो आपको बोलेंगे कि बच्चा होना जरूरी है, मतलब शादीशुदा होने के बाद बच्चा होना जरूरी है तभी एचयूएफ होगा। गलत बोल रहे हैं वो लोग, उनको नहीं पता कानून, वो पढ़ते तो है नहीं, बस देखा सुना कर लिया। बच्चा हो या नहीं हो आप एचयूएफ बना सकते हो, बच्चा होना जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कल तुम्हारी फ्यूचर में शादी होगी जब भी, ठीक है, तो जैसे ही शादी होगी यू कैन मेक एन एचयूएफ, यू कैन क्रिएट एन एचयूएफ। बच्चा होना जरूरी उसके लिए नहीं है। क्लियर? तो मैरिड हिंदू कपल विद और विदाउट चिल्ड्रन कैन क्रिएट एचयूएफ। उसमें कर्ता जो है ना वो तो आदमी ही रहेगा, मतलब अगर तुम एक लड़के हो और कल तुम्हारी शादी हो जाती है तो तुम करता रहोगे, तुम अगर लड़की हो और तुम्हारी शादी हो जाती है तो तुम्हारा जो हस्बैंड है वो करता रहेगा एचयूएफ का, ठीक है, मेल मेंबर ही रहेगा। अभी तो समाज ऐसा ही है। स्टेप 1, आपको एक एचयूएफ डीड, ये एचयूएफ की फाइल है, ठीक है, जो बता था ना पापा की एचयूएफ की फाइल, ये पता तुम लोग दिखेगा नहीं दिखेगा, ये स्टैम्प पेपर है, यहाँ पे स्टैम्प पेपर पे एक एचयूएफ का डीड बना हुआ है, ठीक है। तो स्टैम्प पेपर पे एक एचयूएफ डीड बनाना पड़ता है पहले, स्टेप नंबर 1, एचयूएफ डीड ऑन स्टैम्प पेपर। सेकंड, अप्लाई फॉर पैन नंबर। जैसे हम लोग, मेरा तुम्हारा पैन नंबर होता है ना, पैन कार्ड मिलता है, पैन नंबर होता है परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स में, वैसे एचयूएफ का एक अलग पैन नंबर होता है, तो उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो उसका पैन नंबर आ जाता है इनकम टैक्स की तरफ से, ठीक है। ये दिखेगा नहीं एक्चुअली क्रोमा स्क्रीन में, पर ये पैन नंबर, मैं फाइल दिखा रहा हूँ, पैन नंबर मिल जाता है। एंड थर्ड, आपको फिर बैंक अकाउंट एक ओपन करना पड़ता है एचयूएफ के नाम पे। ओके, सो दीज आर द 3 स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग एन एचयूएफ। मोस्ट ऑफ द लोग एचयूएफ इसलिए बनाते हैं कि अपना कुछ इन्वेस्टमेंट्स अपने नाम पे नहीं रख के एचयूएफ के नाम पे कर देंगे तो इनकम एचयूएफ में आएगा, तो 5 लाख तक टैक्स एग्जेम्पशन बच जाएगा, ठीक है। बाकी एचयूएफ के नाम से तो आप पूरा बिजनेस फुल फ्लेजेड करोड़ों का कर सकते हो, आपकी इच्छा, तो टैक्स तो लगेगा इसमें जो लगना है। ओके, सो हमारा पहला डेफिनेशन, पर्सन का डेफिनेशन खत्म होता है। देख लो, तो अभी कितना सारा तुम में से बहुत जन है जो पहले से पढ़े हुए इनकम टैक्स जिन्हें सुना होगा, अब तुम महसूस कर रहे हो कि तुमको कितना लाइट लग रहा है, कंसेप्ट सारे क्लियर है, एग्जाम्पल क्लियर है, डिफरेंस सब क्लियर, और सब मैंने लिखा दिया कि कहीं खोए नहीं, हमेशा तुम्हारे पास रहे। नेक्स्ट डेफिनेशन, पर्सन खत्म। अब ये सेकेंड डेफिनेशन असेसी, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, एक बार बैठ जाता हूं। अब बाकी डेफिनेशन ना सिंपल है, उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा, पहला डेफिनेशन में टाइम ज्यादा लगता है, बाद के डेफिनेशन जल्दी होते जाते हैं, ठीक है। एक बार बैठ जाता हूं, फिर कंटिन्यू करेंगे। असेसी, मैं मिस्टर सिद्धार्थ, मैं पर्सन भी हूं और असेसी भी हूं, पर तुम लोग स्टूडेंट्स हो अभी, या तो तुम्हारी अभी कोई इनकम होगी ही नहीं, या अगर होगी भी तो मैं यही मान रहा हूं कि 5 लाख के तो अंदर ही होगी। आर यू लायबल टू पे इनकम टैक्स? यू आर नॉट, यू आर नॉट लायबल टू पे इनकम टैक्स, तो यू आर नॉट असेसी, यू आर जस्ट पर्सन। तो इनकम टैक्स वालों के लिए मैं भी पर्सन हूं, तुम भी पर्सन हो, पर इनकम टैक्स वालों के लिए मैं असेसी हूं, तुम असेसी नहीं हो। असेसी इज बेसिकली अ पर्सन जिसका इनकम टैक्स असेस हो रहा हो, कैलकुलेट हो रहा हो, मतलब अ पर्सन हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं असेसी। तो जब तक आप लायबल नहीं हो टू पे इनकम टैक्स, आप असेसी नहीं हो, तो यू आर नॉट असेसी, ठीक है। असेसी के डेफिनेशन में 4 पॉइंट्स हैं, नंबरिंग करो। ठीक है, तुम नीचे से भी याद कर सकते हो यही 4 पॉइंट, ऊपर से भी कर सकते हो, वेरी सिंपल, ठीक है। इसमें जाने के पहले मुझे 2-3 शब्द क्लियर कर देने जरूरी है। जब हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे होते हैं तो एक चैप्टर आता है जिसका नाम है सेट ऑफ। ये बैच जो मैं पढ़ा रहा हूं ये 5 मिनट्स का बैच है, तो उसमें सेट ऑफ नहीं होगा, पर मुझे बस एक चीज बतानी है उसकी। अगर मैं इनकम कमा रहा हूं, प्रॉफिट हो रहा है, तब तो मैं सरकार को टैक्स दूंगा, लेकिन अगर मुझे लॉस हो रहा है तो सरकार क्या आके मुझे पैसा देगी? नहीं, उसका सिस्टम अलग है। अगर मुझे लॉस हो रहा है तो सरकार क्या बोलती है कि देखो लॉस अगर हो रहा है तो हम तो तुमको आके अभी पैसा नहीं देगा, पर तुम एक काम कर सकता है, नेक्स्ट ईयर या उसके बाद जब भी तुमको प्रॉफिट होगा तब तुम उस प्रॉफिट में से ये लॉस को माइनस कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है, और जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा थोड़ा सा उसी पे टैक्स देना। तो यानी कि सरकार इनडायरेक्टली मेरे लॉस में भी भागीदार है। प्रॉफिट होगा तो उसमें तो भागीदार है ही, पर मेरे लॉस में भी भागीदार है। कैसे? सपोज इस साल असेसी को लॉस हो गया तो वो टैक्स तो देगा नहीं, अगले साल उसको प्रॉफिट हो गया तो उस पूरे प्रॉफिट पे उसको टैक्स नहीं देना,
उस प्रॉफिट में से इस साल के लॉस को वो माइनस करेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा और फिर उसी पे टैक्स देना है। तो कम टैक्स देना है ना, तो सरकार इनडायरेक्टली आपके लॉस में भी भागीदार बन रही है। इसको हम कहते हैं सेट ऑफ। Whenever we are learning income tax, the word income, profits, gains, ये सब जब भी आता है, it includes loss also, कि जो इनकम के बारे में जैसे बात करें वैसे हम लॉस के बारे में बात कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक इंसान है जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, उसको प्रॉफिट होता है हर साल, तो वो टैक्स देता है, ही इज लायबल टू पे टैक्स, तो ही इज एन असेसी। पर किसी साल उसको लॉस भी तो हो सकता है, तो लॉस के केस में ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स, बट स्टिल लॉस के केस में ही इज एलिजिबल फॉर सेट ऑफ इन फ्यूचर, है ना। तो उस केस में भी वो असेसी माना जाएगा। ओके, एक्सक्यूज मी, खांसी आ रहा था, एक्सक्यूज मी, क्या बोल रहा था मैं? तो वो असेसी माना जाएगा। असेसमेंट, असेसी कम्स फ्रॉम द वर्ड असेसमेंट, मतलब कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। तो कैलकुलेशन तो इनकम के केस में भी होता है, लॉस के केस में भी होता है, दोनों ही केस में होता है, ताकि लॉस का अगले साल सेट ऑफ मिल सके। सो इफ अगर आपका असेसमेंट इनकम में हो रहा है तो भी आप असेसी, अगर आपका असेसमेंट लॉस के लिए हो रहा है तो भी आप असेसी हो, करेक्ट। ऐसे ही एक और चैप्टर होता है, जैसे मैंने सेट ऑफ के बारे में बताया, वैसे एक और चैप्टर होता है, इसका नाम है क्लबिंग। ये चैप्टर भी हमारे इस बैच में नहीं है, 5 इयर्स का बैच है ये। क्लबिंग चैप्टर में एक ऐसा ज्ञान होता है कि कई बार किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम मेरे ही फाइल में ऐड होकर मुझसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, ऐसा होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मेरे जो भी बच्चे हैं उनका जो भी इनकम होगा, ठीक है, 1 साल की मेरी बच्ची हैं अभी, उनकी जो भी इनकम होगी, उनकी इनकम सर कैसे, अरे इंटरेस्ट इनकम, अगर उनके नाम पे मैंने फिक्स डिपॉजिट वगैरह कर रखा है बहुत सारा, तो उनके ऊपर इंटरेस्ट इनकम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, तो उनका इनकम हो सकता है। और अगर वो थोड़ी बड़ी होती सपोज और टैलेंटेड होती, टैलेंट्स वगैरह शो में पार्टिसिपेट करती और इनकम लाती, प्राइज मनी, तो वो भी तो इनकम होता। तो ये मत सोचो कि छोटे बच्चे का इनकम नहीं होता, तो छोटे बच्चे का भी इनकम हो सकता है। तो छोटे बच्चे का जो इनकम होता है ना, वो उसके माता या पिता के इनकम में ही इनकम टैक्स फाइल में जोड़ के उस पर टैक्स लिया जाता है, ठीक है। माता या पिता में से वो जिसकी इनकम ज्यादा है, ठीक है, तो मेरे फाइल में उसकी इनकम जोड़ के टैक्स मुझसे लिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्लबिंग। सो आई विल बी लायबल फॉर पेइंग द इनकम टैक्स ऑन द इनकम अर्नड बाय माय माइनर डॉटर्स। तो जो माइनर चिल्ड्रन होते हैं उसकी इनकम भी जनरली बाप के फाइल में जोड़ के कलेक्ट की जाती है, इसको हम कहते हैं क्लबिंग। तो उस केस में भी आई एम रिगार्डेड एज एन असेसी। सपोज सोचो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी इनकम बहुत कम है, 5 लाख के नीचे है, तो वो तो टैक्स देता नहीं, वो असेसी नहीं है। पर उसका जो बच्चा है, माइनर बच्चा, वो इतना टैलेंटेड है कि लाखों कमाता है, तो उसकी इनकम बाप की इनकम में जोड़ दी जाएगी और बाप से टैक्स दिया जाएगा। तो बाप का खुद का इनकम तो बहुत कम था, बट बिकॉज ऑफ हिज चाइल्ड क्लबिंग हो गया, उसका इनकम उसमें ऐड हो गया, तो अब वो असेसी बन गया। तो वो भी एक असेसी होता है। क्लियर? यही सब यहां पे लिखा हुआ मिलेगा अंदर। लीगल प्रोसीडिंग्स, अगर कोई व्यक्ति टैक्स की कुछ चोरी कर रहा है कुछ भी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेता है। उस लीगल एक्शन को हम कहते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। लीगल प्रोसीडिंग का एक एग्जांपल दे रहा हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिमांड नोटिस भेज दिया। डिमांड नोटिस बहुत बड़ा चीज होता है। डिमांड, दे आर डिमांडिंग टैक्स मनी फ्रॉम यू, तो इसका मतलब है आपके खिलाफ लीगल एक्शन इनिशिएट हो चुका है, तो आप असेसी हो, तो भी आप असेसी माने जाओगे, ठीक है। आओ देख लेते हैं। नंबर 1, हु इज एन असेसी? नंबर 1, पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, इजी। सेकंड, पहले याद करो फिर बात करो। तो पहले याद करेंगे ये डब्बे को, डायग्राम को, और फिर बात करेंगे नीचे, ठीक है। पहले याद करो। नंबर 1, पर्सन लायबल टू पे टैक्स। नंबर 2, पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग्स हैज इनिशिएटेड, जिसके खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट में कोई कानूनी कार्रवाई चालू हो चुका है। थर्ड, डीम्ड असेसी। फोर्थ, डीम्ड असेसी इन डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। अब अंदर नंबर 1, a person by whom any tax or any other amount is due under income tax act, जो लायबल है देने के लिए। टैक्स और एनी अदर सम, अदर सम मतलब इंटरेस्ट ऑन टैक्स। जैसे आप जब कमाते हो ना, तब आपको हर क्वार्टर एडवांस टैक्स जमा करना पड़ता है, तो आप एडवांस टैक्स, मैं हर क्वार्टर अपना एस्टिमेटेड इनकम निकालता हूं कि इस साल का मेरा एस्टिमेटेड इनकम कितना होगा, उसके बेस से मुझे क्वार्टरली एडवांस टैक्स जमा करना पड़ता है। तो एडवांस टैक्स अगर नहीं जमा करूंगा तो उस पर इंटरेस्ट लगता है, तो वो भी तो अदर सम हो गया, ठीक है। Second, every person against whom any proceeding, legal action,
प्रोसीडिंग वर्ड का मतलब क्या है सर? प्रोसीडिंग वर्ड का मतलब है लीगल एक्शन अंडर एनी सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर किसी धारा के अंदर, किसी सेक्शन के अंदर अगर आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन हो रहा है, आपको नोटिस भेजा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, आपके घर में रेड हो रहा है, तो उसको प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। सो एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any proceedings has been started for assessment of, किस चीज का असेसमेंट? हिज इनकम और द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom he is liable, मतलब क्लबिंग, और असेसमेंट ऑफ लॉस और असेसमेंट ऑफ रिफंड। अगर ज्यादा टैक्स दे दिया तो आपको रिफंड मिलेगा। सो अगर आपका असेसमेंट के लिए कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चालू हो चुका है अंडर एनी सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, देन ऑल्सो यू आर एन असेसी। थर्ड, इनकम टैक्स एक्ट बहुत बड़ा है, 298 सेक्शंस, उसमें बाद के कुछ सेक्शंस है जिसमें बोला हुआ रहता है कि दिस पर्सन विल बी डीम्ड एज एन असेसी, तो वो डीम्ड असेसी जो है वो भी असेसी है। वैसे ही इनकम टैक्स एक्ट में कहीं कहीं पे बोला हुआ रहता है कि दिस पर्सन विल बी डीम्ड टू बी द असेसी इन डिफॉल्ट, तो वहां पे भी असेसी इन डिफॉल्ट, डीम्ड असेसी इन डिफॉल्ट। एक छोटा सा एग्जांपल है, क्वेश्चन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बस आपको एक चिट्ठी भेजा था, एक लेटर इंक्वायरी का आपसे कुछ पूछा था, पर इट वाज नॉट अ प्रोसीडिंग, किसी सेक्शन के अंदर वो चालू नहीं हुआ है, उस नोटिस में कहीं कोई सेक्शन नंबर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बोला हुआ नहीं है। तो एक सिंगल लेटर ऑफ इंक्वायरी आपके पास आया है जिसमें कोई सेक्शन भी नहीं बोला हुआ इनकम टैक्स एक्ट का, तो दैट इज नॉट अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू, सो आप असेसी नहीं हो। A single letter of inquiry was issued by Income Tax Department to Mr. Vimal of Delhi. In the letter, there was no mention of any section of the Income Tax Act. Can Vimal be treated as assessee? No. एक चिट्ठी में पूछा उन्होंने कुछ, कोई सेक्शन भी नहीं है, तो वो लीगल प्रोसीडिंग नहीं है, तो आप असेसी नहीं हो। That was the definition of assessee. देखो इतना लंबा भी याद कर सकते हो, नहीं तो शॉर्ट में ये डायग्राम देखा है, बस ये भी याद कर लोगे तो हो जाएगा। थर्ड, प्रीवियस ईयर, ये तो मैंने फर्स्ट क्लास में सिखा दिया था, अपना एग्जाम्पल देखिए, पूरा डायग्राम देखिए, है ना। इसका पेज नंबर बता देता हूं मैं, ये अपना 13 नंबर पेज चल रहा है, पेज नंबर 5 पे वो पूरा डायग्राम है ना, जहां प्रीवियस ईयर बताया था। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच यू अर्न इनकम एंड पे एडवांस टैक्स। प्रीवियस ईयर इज द ईयर विच इज बिफोर द असेसमेंट ईयर, जो असेसमेंट ईयर के पहले आता है। अगर आपका नॉर्मली प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, लेकिन अगर आपने साल के बीच में कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, कोई इनकम स्टार्ट हुआ है, तो प्रीवियस ईयर छोटा होगा। जैसे 1 जुलाई को आपने बिजनेस चालू किया, तो 1 जुलाई से 31 मार्च जो पीरियड है 9 महीने का, दैट विल बी योर प्रीवियस ईयर, वही इसमें बताया हुआ है। असेसमेंट ईयर भी हमने वहीं पे कर लिया था पेज 5 में। असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच यू assess your exact titly total income and tax liability, you file your income tax return and the difference is either given or taken, ठीक है। it is the year after the previous year। assessment year भी 1 अप्रैल को चालू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। नेक्स्ट, ये डेफिनेशन, ये तो पूरा सब्जेक्ट ही इसके ऊपर है, इनकम। जो अपना ये बैच है 5 एड्स का, वो पूरा बैच ही इनकम का है, उसी में सारे के सारे ये एग्जाम्पल आएंगे। इसमें बहुत बड़ा होता है, ये आप जो देख रहे हो ना कि इसमें 6 पॉइंट है, 6 नहीं होते, इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं। इट्स अ वेरी लॉन्ग सेक्शन, इट कंटेन्स लॉट ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम, और वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमारे इसमें 5 एड्स में आ जाएंगे, ठीक है। इनकम में क्या क्या आता है, तो बहुत बड़ा लिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कंपनी का डेफिनेशन मैं कराने जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, कंपनी का डेफिनेशन है बहुत छोटा, बस इतना सा है। बस, ठीक है, इतना सा, यही लर्न है। ये बाकी जो आपको ज्ञान दिख रहा है ना, ये पूरा ऑब्सोलीट ज्ञान है, ये पूरा ज्ञान ऑब्सोलीट है, मतलब ये 1970 1950 वो वाला ज्ञान है, ये हमारे काम का नहीं, सिर्फ इतना सा है। कंपनी में कौन कौन आएगा? नंबर 1, इंडियन कंपनी तो कंपनी है ही। इसके अलावा जो कॉरपोरेशंस होते हैं, जो जस्ट लाइक अ कंपनी इनकम अर्न करते हैं, बॉडी कॉरपोरेट्स, दे आर ऑल्सो रिगार्डेड एज कंपनी। जैसे एग्जाम्पल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का बनाया हुआ है, इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट्स ऑल्सो रिगार्डेड एज अ कंपनी, ठीक है। इसको ऊपर लिख लो तो अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडियन कंपनी में ना सिर्फ कंपनी बल्कि गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस जो होते हैं, जो जस्ट लाइक अ नॉर्मल कंपनी कमाते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए बने, वो भी इसमें काउंट होंगे। नेक्स्ट, अ बॉडी कॉरपोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर फॉरेन लॉ, दैट्स ऑल्सो अ कंपनी, दैट्स कॉल्ड फॉरेन कंपनी। ये वाला जो डेफिनेशन है ना, प्लीज इसको आप कंपनी लॉ के साथ मिक्स मत करना। लॉट ऑफ यू आर ऑल्सो माई लॉ स्टूडेंट्स एंड लॉ के अंदर भी हम लोग कंपनी, फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसका इससे दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ये अलग ही है, वो एकदम अलग है, वो एकदम अलग है, ठीक है। तो मिक्स मत करना प्लीज। इंडियन कंपनी भी आएगा, फॉरेन कंपनी भी आएगा। नीचे देखो, सरल भाषा में एकदम नीचे, एकदम सरल भाषा। We all want to know what is a domestic company and what is a foreign company. ये रहा डोमेस्टिक कंपनी का डेफिनेशन, ये नीचे फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन हमको समझना है, और उसको समझने के लिए एकदम सिंपल डायग्राम है अगले पेज पर। लुक एट दिस डायग्राम। कंपनी दो पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर वन, इंडियन कंपनी, जो मतलब इंडिया में क्रिएट हुआ है, तो वो तो डोमेस्टिक माना ही जाएगा। नंबर टू, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, 2A 2B। 2A, फॉरेन कंपनी दैट पेज डिविडेंड इन इंडिया, एक ऐसा फॉरेन कंपनी जो इंडिया में डिविडेंड देता है, तो उसको भी हम लोग डोमेस्टिक कंपनी ही मानते हैं। अ फॉरेन कंपनी दैट डज नॉट पे डिविडेंड इन इंडिया, उसको हम लोग फॉरेन कंपनी मानते हैं। तो डोमेस्टिक कंपनी के अंदर अल्टीमेटली देखो आप कौन कौन आ रहा है। मैं अभी एक मार्किंग करूंगा, तुम लोग मत करना, गंदा सा हो जाएगा। ठीक है, लुक एट दिस केयरफुली। इंडियन कंपनी को डोमेस्टिक कंपनी मानते हैं। अ फॉरेन कंपनी दैट पेज डिविडेंड इन इंडिया आउट ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम इंडिया इज ऑल्सो अ डोमेस्टिक कंपनी। तुम लोग ये मार्किंग मत करो, गंदा हो जाएगा। अब ब्लू वाले को देखो उधर। अ फॉरेन कंपनी दैट डज नॉट पे डिविडेंड इंडिया इज रिगार्डेड एज अ फॉरेन कंपनी। तो इनका डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी का क्राइटेरिया क्या एकदम क्लियर समझ में आ रहा है भाई। जो विदेशी कंपनी भारत में डिविडेंड दे रहा है, पक्का उसका भारत से इनकम भी उससे डिविडेंड दे रहा है अपने शेयरहोल्डर्स को, तो वो भी फिर इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी माना जाएगा। फर्क क्या पड़ता है? हाउ डज इट मैटर कि कोई कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है कि फॉरेन कंपनी है? डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स रेट कम होता है, फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट ज्यादा होता है, ठीक है। अब अंदर आओ, पढ़ते हैं। डोमेस्टिक कंपनी मीन्स एन इंडियन कंपनी and a foreign company which has made arrangements for declaration and payment of dividend in India out of the income arising from India. Foreign company means a company which is not a domestic company. तो जो इंडियन नहीं है और जो विदेशी है और जो डिविडेंड भी बाहर देता है, इंडिया में नहीं देता है। ओके, सो एक समरी करता हूं। कंपनी में क्या क्या आएगा? इंडियन कंपनी, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी फॉरेन लॉ ऑल्सो, मतलब कंपनी में दोनों है, डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी। फिर डोमेस्टिक कंपनी में कौन आएगा? इंडियन कंपनी। एनी फॉरेन कंपनी विच पेज एंड डिक्लेयर्स डिविडेंड इन इंडिया। फॉरेन कंपनी मतलब अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, जो डोमेस्टिक नहीं वो फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट्स कम होता है, फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट्स ज्यादा होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, ये डेफिनेशन मैं अभी पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, पर यह आपको लर्न एंड रिवाइज करना पड़ेगा बिफोर एग्जाम। कोई कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम पढ़ते हैं, समझ जाते हैं, उस वक्त समझ में सारा आ जाता है, पर वो याद नहीं रहता। उसको कितना ही बोल बोल के याद कर लो, 2 दिन के बाद वो तुम्हारे मेमोरी से उड़ जाएगा, ठीक है। मैं
सी मतलब आई हैव बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई एम टीचिंग फॉर लास्ट 10.5 years। मैं तुमको झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच बताऊँगा। मैंने बहुत मेहनत किया है अलग अलग मेमोरी टेक्निक्स पे, बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स के बुक्स आते हैं, बट दे आर नॉट हेल्पफुल। अक्सर आप देखते हो कि मेमोरी लर्निंग का कोई बुक वगैरह आता है ना, तो फालतू चीज़ें सिखाता है बैठ के कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का लिस्ट है, याद कर लो, ये फ़ोन नंबर याद कर लो, वो कर लो, वो काम नहीं आता। प्लीज़ टीच मी समथिंग विच आई फाइंड यूजफुल। उसको आप यहाँ पे पढ़ाई में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तुम अभी मैं उतना मेरे पास समय नहीं कि मैं वो सब चीज़ें समझाऊं तुमको कैसे याद रखा जाता है। एक बार मैंने भी पूरा मेहनत किया था, याद कर लिया था, ठीक है, कि उससे मैं किसी भी एक मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट होगा अगर 100 वर्ड्स का, तो पूरा रट्टा करना मैं कर सकता हूँ इमेज बना के, पर वो काम नहीं आता है, ठीक है, वो काम नहीं आता। हमको एक ऐसा टेक्निक बताओ जो पढ़ाई में काम है, वो है नहीं। वो पढ़ के ही मरना पड़ेगा तभी याद होगा, वरना याद नहीं होगा। कितना ही कुछ कर लो, इसको तुम कितना ही बोल बोल के याद कर लो, अभी याद हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 2 दिन 3 दिन में उड़ जाएगा। तो ये ऐसा चीज़ है जो एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो इस टॉपिक में मैं बोलूँगा समझने का काम करेंगे, प्रेशर लेंगे, रट्टा की चेष्टा मत करना अभी के लिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। ये काट दो तो थोड़ा सा, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ओके, यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ था, वो काट दो। कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, आई विल एक्सप्लेन। एक ऐसी कंपनी जिसमें बेसिकली जनता भी अफेक्टेड हो रही है, समझाइए आप। गवर्नमेंट कंपनीज, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है, सरकार की कंपनीज है, सरकार की कंपनी मतलब देश की कंपनी, वो एक तरह से देश का है, वो देश का पैसा से चल रहा है वो कंपनी। सर कैसे? हाँ मैं बता रहा हूँ, देर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज जो लॉसेज में है, तो आपको क्या लग रहा है वो लॉस क्या हो रहा है? वो लॉस टैक्स पेयर के पैसे से फिर एडजस्ट करना पड़ रहा है, ओके। तो सरकारी कंपनियां जो होती है ना, वो देश की कंपनी होती है, इन विच पब्लिक इज इंटरेस्टेड। लिस्टेड कंपनीज, जो बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उनकी वजह से पूरा देश अफेक्टेड हो जाता है, शेयर बाजार अफेक्टेड होता है, देश अफेक्टेड हो जाता है, रिसेशन आ जाता है। बैंकिंग कंपनीज, जितने भी बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है, जहां पे लोग अपना रुपया जाके जमा करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, दे आर ऑल्सो कंपनीज इन विच पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। तो इन्होंने एक लिस्ट निकाला, बोला कि ये सारी कंपनियों को मानेंगे दैट पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। अब इस लिस्ट को ये ओरिजिनली जाके अगर देखोगे ना, बहुत गंदा है। इसको सिंपल करने के लिए क्या किया, मैंने पूरा फॉर्मेटिंग कर दिया और हर पॉइंट में एक कैप्शन दिया है। कैन यू सी दिस? इसको कैप्शन बोलते हैं। हर पॉइंट के बगल में मैंने एक कैप्शन लिखा है जिससे तुम आराम से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो पढ़ते हैं इसको। A company said to be a company in which public is substantially interested if number 1 गवर्नमेंट कंपनी है या आरबीआई ओन्ड है, मतलब अ कंपनी विच इज येलो कलर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और ओन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इट इज ओन्ड इनडायरेक्टली। मतलब सोचो एक गवर्नमेंट का कोई एक कंपनी है, वो कंपनी किसी दूसरे कंपनी को ओन करता है, दैट्स ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। यहां पर इफ इट इज अ company owned by government or RBI, or in which in this company 40% of the shares are held by government or RBI or a corporation owned by RBI, ठीक है, by that bank मतलब RBI। तो एक ऐसा कंपनी which is owned by government or owned by RBI or at least 40% of the shares of that company, at least 40% shares are owned by government or RBI or some other corporation which is owned by RBI। तो इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, ऐसा कंपनी। तो शॉर्ट में याद रखने के लिए क्या बोलेंगे? अ कंपनी, हमको लिस्ट बताओ, तो सबसे पहले बोलोगे शॉर्ट में नंबर 1 गवर्नमेंट ऑब्लिक आरबीआई ओन्ड, मतलब एक कंपनी विच इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट और आरबीआई। बस इसमें एक एक्स्ट्रा ज्ञान है, अगर वो देखो ओनरशिप का मतलब होता है कि कम से कम मोर देन 50% होना चाहिए, तो इन्होंने बोला नहीं 40% शेयर्स भी अगर गवर्नमेंट या आरबीआई होल्ड करता है तो भी हम मान लेंगे कि पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। तो आपको 40% का आंकड़ा याद करना पड़ेगा। सेकंड, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज,
देर आर लॉट ऑफ कंपनीज एनजीओ टाइप होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट. अंडर द कंपनी लॉ सेक्शन नंबर 8 दे विल बी रिगार्डेड एज पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड. तो पॉइंट नंबर 2, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी इफ इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी लॉ, इसको सेक्शन 8 कंपनी या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बोलते हैं. थर्ड, सीबीडीटी, इनकम टैक्स को रेगुलेट कौन करता है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, बताया था ना. तो अगर सीबीडीटी किसी कंपनी को घोषित कर दे कि ये सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड है पब्लिक इसमें, तो है. सो सपोज देयर इज अ गारंटी कंपनी, सपोज देयर इज अ गारंटी कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर गारंटी कंपनी में अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो कौन सा कैपिटल है? अरे वहां पे शेयर्स नहीं है पर कैपिटल तो होगा. प्रोप्राइटरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में भी तो कैपिटल होता है, क्या उसको शेयर कैपिटल बोलते हो? नहीं ना. तो शेयर्स नहीं है पर कैपिटल तो कुछ होगा ही. तो गारंटी कंपनी विच हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय सीबीडीटी टू फॉल अंडर दिस लिस्ट, वो भी माना जाएगा पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड. फोर्थ, निधि कंपनी. निधि कंपनी का एग्जांपल लिख लो, मनप्पुरम गोल्ड लोन. ये निधि कंपनी जो होती है ना, ये गोल्ड लोन देती है. टीवी पे ऐड आता है, कहीं पे आपने ऐड देखा होगा गोल्ड लोन का कि घर में गोल्ड है तो आप गिरवी करके लोन ले लो. तो वैसी एक कंपनी है मनप्पुरम, इट्स अ निधि कंपनी. तो निधि कंपनीज भी जनता को लोन देती है, अकाउंट से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, तो दैट्स आल्सो रिगार्डेड सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड. पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड इन निधि कंपनी. निधि कंपनी ज्यादातर ना आपको साउथ में मिलेगा, साउथ इंडिया में मिलेगा. फोर्थ, कोऑपरेटिव ओन्ड, एक ऐसा कंपनी जिसमें 50% वोटिंग पावर, जिसमें 50% वोटिंग पावर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होल्ड करते हैं. ठीक है. इफ अ कंपनी वेयर इन द शेयर्स कैरिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 50% ऑफ द वोटिंग राइट्स हैव बीन अलॉटेड टू वन और मोर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब सच अ कंपनी इज ओन्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो उसको भी माना जाता है पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड. लास्ट, लिस्टेड कंपनी. लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, या गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी ग्रेटर देन 50% वोटिंग पावर, ग्रेटर देन इक्वल टू 50% वोटिंग पावर इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कॉरपोरेशन और अ कंपनी or any company to which this clause ये जो सेक्शन अभी मैं पढ़ा रहा हूं इसका नंबर क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 18 दिख रहा है ये देखो. तो 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट है इसके अंदर. तो अभी पढ़ो क्या लिखा है. ग्रेटर देन इक्वल टू 50% वोटिंग पावर इज आइदर हेल्ड बाय गवर्नमेंट और बाय सम गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन और बाय अ कंपनी, जो पॉइंट 1 to 5 में कंपनी है वो अगर होल्ड करें या उनकी कोई 100% सब्सिडरी होल्ड करे तो भी चलेगा. ठीक है. इसका एग्जाम्पल, अभी अभी ऊपर पड़ा निधि कंपनी. निधि कंपनी कौन से पॉइंट नंबर में लिखा हुआ है ऊपर? पॉइंट नंबर 4. ठीक है. निधि कंपनी अगर किसी कंपनी के अंदर मोर देन इक्वल टू 50% वोटिंग पावर कंट्रोल करे तो उस कंपनी को हम लोग पॉइंट नंबर 6B में सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड कंपनी मानेंगे. ठीक है. अभी पढ़ो. एनी, ब्लू कलर हाइलाइटर, एनी कंपनी टू विच दिस क्लॉज अप्लाइज, निधि कंपनी पॉइंट नंबर 4, और इट्स 100% सब्सिडरी. तो निधि कंपनी या निधि कंपनी का सब्सिडरी कंपनी अगर किसी दूसरे कंपनी में मोर देन इक्वल टू 50% वोटिंग पावर होल्ड करे, जो वो जो दूसरी कंपनी है वो भी फिर सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड मानी जाएगी पॉइंट नंबर 6B में. इसका सिंपल मतलब है, कुछ लोग आई थिंक 50% ऑफ यू ऑलरेडी एकदम क्लियर हो चुके होंगे, जो नहीं वो उनको बता देता हूं. एनी कंपनी इन विच 50% वोटिंग पावर इज हेल्ड बाय
पॉइंट नंबर 1 वाला कंपनी या 2 वाला या 3, पॉइंट 1 to 5 में जो कंपनीज पढ़े हैं, अगर वो कंपनीज किसी भी कंपनी में मोर देन इक्वल टू 50% वोटिंग पावर होल्ड करे तो वो दूसरी वाली कंपनी भी सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड मानी जाएगी। पॉइंट नंबर 1 to 5 में जो कंपनीज है वो तो सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड है ही, करेक्ट। बोल रहा है कोई और कंपनी, ठीक है, जिसमें ये पांचों कंपनियां में से कोई भी अगर मोर देन इक्वल टू 50% होल्ड करता है तो वो भी फिर पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड माना जाएगा। तो उसका एग्जांपल है जैसे निधि कंपनी पॉइंट 4 में, निधि कंपनी अगर किसी दूसरे कंपनी में ग्रेटर देन इक्वल टू 50% वोटिंग पावर होल्ड करे तो वो दूसरा कंपनी भी क्या माना जाएगा, पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। ये एक ऐसा मतलब टॉपिक है ना, एक बार तो भी समझ जाते हैं पर ये रट्टा नहीं रहता, कुछ कुछ चीजें रट्टा रह जाएगी। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, गवर्नमेंट आरबीआई ओन्ड कंपनी, निधि कंपनी, लिस्टेड कंपनी, 50% और मोर वोटिंग पावर हेल्ड बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन और अदर अबव कंपनीज, तो कुछ याद रह जाएगा पर परफेक्ट पूरा याद नहीं रहेगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बोला है एक चीज सोचने वाली बात है। फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने बोला था कि अगर गवर्नमेंट या आरबीआई 40% शेयर्स भी होल्ड करे तो वो इस लिस्ट में आ जाएगा सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। नीचे इन्होंने बोल दिया यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में ग्रेटर देन इक्वल टू 50% वोटिंग पावर भी अगर गवर्नमेंट होल्ड करे तो माना जाएगा। अब यहां पर इन्होंने एक नोट डाल के बोला है कि जो कुछ बिजनेस सेक्टर्स इन्होंने बताया कि अगर ऐसा कोई बिजनेस सेक्टर है तब उस केस में 50% वोटिंग पावर के बदले 40% होने से भी चलेगा, वो स्टिल पब्लिक ही माना जाएगा। व्हाट इज दैट? सी फॉर द आइटम बी अबव, मतलब पॉइंट नंबर 6 बी, इंस्टेड ऑफ 50% आप 40% लगाना इफ दैट कंपनी इज डूइंग द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, माइनिंग मतलब जमीन से खोद के मिनरल निकालना जैसे ऑयल, कोल, आयरन और स्टील, इस तरह से, और इलेक्ट्रिसिटी और पावर कंपनी। तो अगर कोई कंपनी है जो इन बिजनेसेस में एंगेज्ड है तो वहां पर इवन इफ 40% वोटिंग पावर इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट or government corporation or any of the companies mentioned in point 1 to 5 above or its 100% subsidiary, still उसको हम लोग substantially interested मानेंगे। तो 50% वोटिंग पावर के बदले 40% वोटिंग पावर चलेगा अगर वो कंपनी का बिजनेस इस टाइप का है, हैवी सेक्टर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हैवी इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी, शिप्स, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम हैवी इंडस्ट्रीज। तो पढ़ते वक्त क्या होता है, एक बार तो पूरा क्लियर हो जाता है पर वही बात मैं जो शुरू किया था ये मेमोराइज नहीं होता, तो उसको एक बार एग्जाम के बाद देख के जाना पड़ता है कि व्हाट आर द कंपनीज इन विच पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। ठीक है, अब सब मस्त है, बहुत आगे आ चुके हैं हम लोग, अब सब मस्त है, एकदम ईजी है, डिस्कस कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 8। ठीक है, अच्छा एक्चुअली आज की जो क्लास है ये ऑलमोस्ट 2 घंटे टच करने वाली है पर अभी भी हम लोगों के पास ये 3 डेफिनेशंस हैं और कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो मैंने पहले ही बोला था कि आई डोंट वांट टू मेक ए क्लास मोर देन 2 आवर्स लॉन्ग, तो आज की क्लास में मैं और कोई नया टॉपिक टेकअप नहीं करूंगा। हालांकि मेरे सामने बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है इंडिया का डायग्राम का, बट आई डोंट वांट टू टेक इट इन द एंड ऑफ द क्लास। जो भी मैंने आज पढ़ाया है वो एक बार हल्का सा ब्रश अप कर देते हैं। ठीक है, शुरू में आ जाओ। हम लोगों ने आज छोटे छोटे 3 टॉपिक पढ़े थे। कंसेप्ट ऑफ इनकम में 4 तरह का था ना, वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? रेवेन्यू रिसिट वर्सेस कैपिटल रिसिट। फिर हमने पढ़ा क्या एक सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस हो सकता है, हाँ कभी कभी हो सकता है। फिर असेसमेंट कितने तरह का होता है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ तितली। फिर डेफिनेशन हमने सीखे, 7 डेफिनेशन मैंने पढ़ाए। पर्सन, असेसी, उसमें ज्यादा टाइम लगा। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर तो पहले से आता था। इनकम तो पूरे 5 ईयर्स में है ही। और फिर कंपनी एंड कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। तो 7 डेफिनेशन हमने पढ़े हैं आज। अभी भी कुछ टॉपिक से बचे हुए हैं, ये मैं तीसरे क्लास में लूंगा, बेसिक कंसेप्ट का तीसरा क्लास, वो भी यूट्यूब पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास। आई वांट टू कीप इट शॉर्ट कि 2 घंटे का, पर पूरा एनर्जी के साथ याद करो। थैंक यू।